Now, all yours, Anil ji, please carry on. आप अपना नमस्कार। पूरा समय ले सकते हैं, पूरा चैप्टर हाँ, प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद राजेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। हाय अनिल। नमस्कार, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की कृपा और परमात्मा की कृपा को स्वीकार करते हुए ऐसा जीवन जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया है, उस प्रणाली से जीते हुए मैं आज का दिन शराब नहीं पी, ना ही पीने को मन है। एक बहुत अच्छा, साधारण और खुश जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिसमें परमात्मा की कृपा सबसे महत्वपूर्ण और एक जीवन जीने का ढंग दोनों ही साथ हो तो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद पिंक सिटी टीम। मुझे फिर एक हफ्ते के भीतर भीतर अभी पिछली 6 तारीख को शायद, हाँ, जब हम अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला था। मुझे पिंक सिटी में हमेशा कहता हूँ, प्रयास को मेरा होम ग्रुप है, घर अपना अच्छा लगता है, लेकिन ताऊ जी का घर भी अच्छा लगता है। पिंक सिटी मेरा इससे ताऊ जी होम। तो क्योंकि मैं हमेशा प्रयास को छोटा मानता हूँ भाई, अपना इनका, आपके पिंक सिटी ग्रुप का। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि पिंक सिटी को पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी गुरप्रीत गुरजीत कोशिश करते रहते हैं सारे कि हम भी आपसे कुछ सीखकर नया नया करते रहे। और आपने बहुत बड़ा काम, मैं बार बार यही कहता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स को पॉपुलर करने में जितना आप पिंक सिटी का हाथ है। किसको भी, लोगों को बड़ी शंकाएं रहती है ऑनलाइन मीटिंग की। आपने सारे भ्रम तोड़ दिए, सारे भ्रम तोड़ दिए। लोग ऑनलाइन मीटिंग में सॉबर होते हैं। पहले ये क्या था कि सिर्फ फिजिकल मीटिंग में सॉबर होंगे, ये में ये भ्रम भी टूट गया लोगों का। कि और इससे एक थोड़ा सा नुकसान तो है कि फिजिकल मीटिंग में लोग कम आते हैं, बट एनीवे, सोब्राइटी तो सोब्राइटी भाई, सोब्राइटी मिलनी चाहिए। सोब्राइटी हमें यहाँ मिलती है तो वहां से। तो धन्यवाद एक बार सबका, बहुत बहुत आपका। आप जो आप आए हो, सबका धन्यवाद। जो मेरे बहनें आई हैं, जो जो ए एल एन की मेंबर्स होंगी, उन सबका स्वागत है। मेरा जो आज विषय है, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जितने भी बिग बुक की इनसाइट प्रोग्राम हुए हैं, तो मुझे पिंक सिटी ने मौका दिया है। मैं पिछली सारी जितनी भी बिग बुक इनसाइट प्रोग्राम हुए हैं, मैं उनमें मैं मुझे जोड़ने का मौका मिला है। और मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है जब मैं बिग बुक पढ़ता हूँ। अभी कल मैं प्रयास ग्रुप में फैमिली आफ्टरवर्ड्स चैप्टर पर मेरी शेयरिंग थी। एक मेरा अपना जो ग्रुप है, उसमें मैं परसों डॉक्टर बॉब पर मेरी शेयरिंग थी। और मेरी किस्मत देखी कि लगभग निरंतर तीसरा दिन है आज मुझे मेल विल्सन पर शेयरिंग करने का मौका मिला है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही यही मुझे जिंदा रखता है। मेरे मेरे जीवन का बहुत बड़ा हाथ है बिग बुक का। बिग बुक मेरे हिसाब से मेरे जीवन को बदलने का अगर कोई भी साधन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो बड़े साधन है, मीटिंग्स हैं, लिटरेचर है, बड़े किस्म का लिटरेचर है, स्पॉन्सर है, मीटिंग। तो मुझे इसमें बिग बुक और मेरा स्पॉन्सर ने जो जो काम किया है, वो अद्भुत, वो बहुत अद्भुत रहा। और जिसने मेरा सारा जीवन बदला। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार कई सालों से बिग बुक से जुड़ा हूँ। मुझे हाल फिलहाल 29 साल हुए थे, और 29 साल ही हो गए मैं बिग बुक से जुड़ा हूँ। मेरी सोब्राइटी बिग बुक से शुरू हुई थी, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा था। और अच्छी किस्मत थी कि मुझे इसी किताब को, जो मुझे सबसे प्रिय है, 2 भाषाओं में ट्रांसलेट करने का मौका मिला। बहुत अर्ली सोब्राइटी में मुझे इसको पंजाबी की में ट्रांसलेट करने का मौका मिला था। और अब जैसे राजेश बता रहे थे, 2021 में कोरोना के दौरान हमने इसको हिंदी में अनुवाद किया। और अभी भी कुछ ना कुछ करेक्शन होती रहती है, कोई लोग मदद करते हैं, उनका बड़ा धन्यवाद भी करता हूँ। जो लोग मुझे पॉइंट आउट करते रहते हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, मैं फिर जीएसओ को भेजता रहता हूँ। और इसमें नया नया कुछ अगर करेक्शन है, वो भी हम इसको अपडेट करते रहते हैं। तो मैं
जिस विषय पे बोलने वाला हूँ बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए कि बिल विल्सन ना होते, ना मैं होता, ना आप होते, कोई भी ना होता। अल्कोहलिक एनोनिमस बनाता तो भगवान है, लेकिन भगवान ने ही बिल को एक साधन बनाया अल्कोहलिक्स एनोनिमस को तैयार करने का। हर चीज जो बिल के जीवन में घटी, जो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से पहले बनने से पहले घटी, वो सारी की सारी सिवाय चमत्कार के कुछ भी नहीं थी। ये किताब भी जब लिखी गई, ये भी चमत्कार तो मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि बिल कोई ऑथर नहीं थे। मेरे को अंग्रेजी लिखनी, अंग्रेजी की ऑथर वो कोई नॉवलकार या उपन्यासकार नहीं थे। लेकिन जिस ढंग से बिल लिख पाए, जिस ढंग से उन्होंने इस किताब को सवारा, रचा, ये भी बिल, कहा जाता है कि भगवान ने बिल का हाथ पकड़कर ये रचना रची। तो इसको जैसे हम कहते हैं ना, ये ऊपर की बानी है। ये बिग बुक भी ईश्वर के हाथ से, ईश्वर ने बिल का हाथ पकड़कर लिखा दी, ताकि हम जैसे जो जो वो क्या कहते हैं, बुद्धू लोग हैं, जो कम अकल के लोग हैं, उनको आसान समझ आ रहे। ये एक आसान सी, और फिर वो हमने जैसे अ, उसको धीरे धीरे और सिंपल कर होती रही, और हमें समझ आती गई, और हम सॉबर होते गए। कितने सारे लोगों तक ये किताब पहुंची, और मैंने ये देखा है, जिस बंदे के हाथ में ये किताब आ गई, और जितनी जल्दी आ गई, वो बंदा उतनी जल्दी पार कर गया। मेरे हाथ में ये किताब, मैं 70 दिन सॉबर था, मुझे मिल गई, नहीं तो मैं मर गया था। मैं पागल हो जाता, या मर जाता, या मैं ए से बाहर हो जाता। वो तो एक सज्जन थे, जिनको मैं, स्पॉन्सर है मेरे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो, उन्होंने मुझे इस किताब से जोड़ दिया, और तब से मैं अब तक इस किताब से लोगों को जोड़ता रहता हूँ। मेरा मेरा जैसे मेरा मिशन ही ये है कि लोगों को किताब से जोड़ते रहो, और यही से ही लोगों को सोब्राइटी मिलेगी, यही से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता मिलेगा। मीटिंग एक माध्यम है, जहाँ से मुझे मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे मुझे ग्रुप सपोर्ट मिलती है, मुझे मुझे स्पॉन्सर मिलते हैं, मुझे ताकत मिलती है। ग्रुप के बिना मैं मर जाऊंगा, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन मुझे मिलता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब से, जिसको हम प्यार से बिग बुक कहते हैं। जो नए सदस्य आए हैं, मैंने उनसे शुरू में ही बेनती है कि ये जो आज की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे को फाउंडर, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी थी, वो थे बिल विल्सन। इनका पूरा नाम था विलियम ग्रिफिथ विल्सन। मैं इस किताब जहाँ से शुरू होती है, उससे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे फाउंडर हैं, इन्होंने हमें जीवन दान दिया है। और टाइम मैगजीन ने 1999 में जो 100 बंदों का नाम आया था, जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सन, उसमें उन्होंने लिखा था हीलर ऑफ द सेंचुरी, द हीलर ऑफ द सेंचुरी नाम से बिल विल्सन को नवाजा गया है। वाकई इन्होंने, ये हीलर हैं, सेंचुरी के नहीं, ये तो मिलियन के हीलर हो गए। इनका जन्म 1895 में हुआ था, और ये अमेरिकन थे, न्यूयॉर्क में रहे थे। बचपन बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था। इनके पिता, इनके दादा शराब शराबी तो नहीं थे, लेकिन ज्यादा पीने वालों में थे। इनका बचपन में माता पिता की बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े बड़े होते थे। और बिल विल्सन 11 साल के थे जब इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उन दिनों अमेरिका में भी डिवोर्स इतना प्रचलित नहीं था, और बिल विल्सन ने, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बिल विल्सन की एक किताब है, पास इट ऑन। उसमें से उन्होंने बड़ा अगर आपको मिले जरूर पड़ेगा, वो बिल विल्सन की जीवनी है। यहाँ तो बिल विल्सन की कहानी छोटी सी है ना जी, उसमें बिल विल्सन की पूरी कथा, ए में आने से पहले, ए के बाद, उनके मरने तक की सारी उसमें लिखे। इट्स वर्थ रीडिंग, अपने पूर्वजों को जानने का बड़ा बड़ा अच्छा। एक डॉक्टर बॉब की, बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर, और बिल की पास इट ऑन। और भी किताबें, बट ये दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है अपने को फाउंडर को जानने के लिए। तो ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ कुछ अंश मैंने
उसमें से, ताकि अगर आपने ना पढ़ी हो कभी, या बाई चांस आप कहीं दूर दराज रहते हैं, आपके हाथ ना आ सके, तो आपको ये जानकारी मिल जाए कि बिल विल्सन क्या थे, ए में से आने से पहले भी उनका जीवन कैसे रहा। तो जब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, तो वो डिप्रेशन में चली गई। 11 साल का बच्चा, वो इंट्रोवर्ट हो गए, चुप हो गए, वो अंदर ही अंदर खामोश हो गए। उन्होंने लिखा कि मैं, ये मेरा जख्म था, और ये मैं अपना जख्म किसी से शेयर भी नहीं करता था। उनको माँ बाप के अलग होने का बड़ा दुख था। वो चुप हो गए। उनकी माता ने भी दूसरी शादी कर ली थी, पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी, और इनको और इनकी बहन को इनके नाना ने पाला था। बिल विल्सन बहुत इंटेलिजेंट, बड़े मेधावी छात्र थे। कोई भी सब्जेक्ट में ही वॉज ऑन द टॉप। इतना कुछ होने के बावजूद भी विल बहुत लायक थे, अच्छे वायलिन बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छे बेचते, बेसबॉल बड़ी अच्छी खेलते थे, राइफल शूटिंग में बड़े अच्छे थे, घुड़दौड़ में बड़े अच्छे थे। इनके नाना ने बहुत अच्छी तरह इनका पालन पोषण किया। ये अपने नाना से प्यार भी बहुत करते थे, और नाना और मामा इनके बहुत प्यार करते थे इनको। इनमें उन्होंने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं अपने नवाते को, अपने बिल विल्सन को दी हुई थी। और सारी उम्र बिल विल्सन ने लिखा भी है, हम किताब में भी पढ़ेंगे, कि अपने माता पिता का तो उन पर कोई प्रभाव था ही नहीं, अपने नाना का उन पर बहुत प्रभाव था। वो नाना के पास जब पले बड़े हुए, और वहीं से उन्होंने सब कुछ, वो जो मिला उनको, अपने नाना से ही मिला। नाना उनके धर्म को मानते नहीं थे। वो भी, उनका असर हुआ बिल को। बिल भी वैसे हो गए। बिल भी धर्म में ज्यादा विश्वास करने वाले नहीं थे, वो एग्नोस्टिक थे। मैं उसका बाद में जिक्र करूंगा। वो एथीस्ट तो नहीं थे, लेकिन बिलीवर भी नहीं थे। एक एग्नोस्टिक होते हैं जो जो ये मानते हैं कि ईश्वर को नकारते नहीं, लेकिन उनका उनका ये मानना होता है कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, और ना ही मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो ईश्वर को जान सके। ऐसे लोगों को अज्ञेयवादी कहते हैं। और हमारी किताब में एक पूरा चैप्टर है उसके संबंध में, जिसका आगे कोई मित्र आएंगे जो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो बिल एक अज्ञेयवादी थे। ये उनको उनके नाना से ही सौगात मिली थी। खैर, बिल जैसे वैसे पढ़ाई में करते रहे, और बिल की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था बार्था। उनसे बहुत प्यार करती थी, दोनों बहुत प्यार करते थे। और उस लड़की के माता पिता भी बिल को बहुत पसंद करते थे। बिल के जीवन में प्यार की बड़ी कमी थी, और इस प्यार ने बिल को जीवन को काफी सुकून मिला उनको। वो जो उनका बचपन का डिप्रेशन था, जो 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 दुख था, वो धीरे धीरे उससे बाहर आने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई 1912 में। उसको कोई ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान वो लड़की चल बसी, और बिल को जीवन में दूसरा बड़ा झटका लगा। दूसरा बड़ी जल्दी, बिल 17 साल के थे, ही वॉज हार्डली 17 years old, और ये उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तब बिल बिल्कुल टूट गई। पहले टूटे हुए थे, इस लड़की ने उनको थोड़ा जीवन में वापस लाए, लेकिन अब उसकी डेथ ने तो बिल्कुल बिल्कुल बिल पढ़ाई लिखाई, कॉलेज में उनका उनका दिल टूट गया। वो पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी। वो उनसे पूछा, उनकी सिस्टर ने बताया बाद में, लिखा कि क्या हो गया, तो क्यों, तो उन्होंने बताया था, अब मेरे जीवन में कुछ मतलब ही नहीं, मैं हमेशा फर्स्ट आता था, अब मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। ये एक अल्कोहलिज्म का ट्रेट होता है, या मैं सबसे आगे या सबसे पीछे, मैं बीच में आना नहीं पसंद करता। बिल ने यही कहा कि नाउ आई कांट स्टैंड फर्स्ट, इसलिए मेरा कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है। मैं फर्स्ट आ नहीं सकूंगा, सेकंड में आना नहीं चाहता, इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ये एक उनको झटका लगा, और बिल दोबारा डिप्रेशन में चले गए। बिल इन्हीं दिनों वो पढ़ाई पूरी कर ना सके बिल्कुल भी। और अनफॉर्चुनेटली बिल इंजीनियर बनना चाहते थे, वो इंजीनियरिंग नहीं कर सके। लॉ करना चाहते थे, वो लॉ नहीं कर सके। और अल्टीमेटली वो हाई स्कूल तक ही रह गए। उनको एक उन दिनों एक और लड़की मिली, इसी डिप्रेशन के दौरान, 1914 1913 के बीच के दौरान। वो लड़की उनसे 4 साल बड़ी थी। उनका नाम था लॉइस। वो एक दूसरे को बहुत प्यार, वो बिल से बहुत प्यार करती थी। वो जो बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
बिल भी उनको बहुत प्यार करती थी और उनको उन दोनों में एक बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई। उनका कोर्टशिप होनी शुरू होगी। बिल भी दोबारा जीवन में वापस है। इसी दौरान बिल विल्सन फौज में भर्ती, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और बिल विल्सन को फौज में भर्ती होने के लिए बुलाया गया। इट वॉज कंपल्सरी फॉर अमेरिकन यंग मैन टू ज्वाइन आर्मी। तो उन्होंने 19-20 साल की उम्र में फौज को ज्वाइन किया, सेकंड लेफ्टिनेंट। और जब वो फौज में उनको उनको उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ने गई थी, तो एक दिन पहले उन्होंने कहा, जब उसको वो समुद्र के किनारे बैठे थे, तो बिल ने महसूस किया था, उन्हें लिखा है कि मुझे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव होना शुरू हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था वो माहौल। लेकिन वो आ ही गया हो गया, बिल फौज में चले गए। और यहाँ से हमारी बिग बुक में जो कहानी शुरू होती है, वो जो वहीं से शुरू होती है कि जो पहला नंबर, ये पहला नंबर एक जो पेज शुरू होता है बिल अल्कोहलिक्स एनोनिमस किताब का, वो इनकी कहानी से शुरू होता है। पहले जो डॉक्टर ओपिनियन है वो रोमन पेजेस हैं, उससे पहले जितने भी हैं वो सारे रोमन के, चौथी एडिशन में 32 है या दूसरी में 30 है, रोमन 30 तक, थर्ड एडिशन में। ये जो असली कंटेंट शुरू होते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस किताब के, वो नंबर एक पेज बिल की कहानी से ही शुरू होता है। तो युद्ध सीमा पर बहुत टॉप में था, बिल को मौका मिल गया अपना फौज में जाने का। बिल शराब पीते नहीं थे, बिल्कुल भी शराब नहीं पीते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था जब जब सिविलियन बड़ी इज्जत करते थे उनकी, जब वो शहर में जाते थे, पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट देम, पीपल यूज्ड टू गार्डन देम, पीपल यूज्ड टू वेलकम देम, हीरो की तरह उनका की करते थे। उनको अच्छा लगा था। वो वो चुपचाप रहते थे, उनका जीवन बड़ा उदास किया था। लेकिन अब उनको लगा कि मैं जीवन अच्छा। अच्छा, फिर जब वो कहीं शहर में जाते थे, कुछ लोग उनकी उनकी सेवा करते थे, जैसे हम कहते हैं, कई लोग शराब भी पिलाते थे। और उनको बिल ने पहली बार शराब पिलाई किसी सिविलियन फैमिली की। बिल डरते थे, बिल को शराब से बड़ी नफरत थी। नफरत इसलिए थी, उनको ये लगता था कि उनके पिता का शराब पीना ही उनके माता पिता का डिवोर्स का कारण बना है। उनका जीवन बर्बाद शराब ने किया है, इसीलिए वो शराब से बहुत नफरत करते थे। वो कभी उनको, लेकिन क्या हुआ पता नहीं लगा, जब वो उन लोगों ने शराब पिलाई, तो बिल ने बिना ना किए शराब का गिलास पिलाया। एक नहीं, 1 2 3 4 गिलास उन्होंने शराब के पहली बारी पी लिया। और फिर बिल को इतना अच्छा लगा, बिल लिखते हैं कि अरे मैं तो जीवन का हिस्सा बन गया, मैं सारे बैरियर टूट गए, मेरा गम, मेरे दुख, मेरा इंट्रोवर्जन, सब कुछ मैं भूल गया। मैं हंसने लगा, मैं बोलने लगा। उसी वक्त ही मैं पार्टी का हिस्सा बन गया। लड़कियों से, औरतों से, आदमियों से मैं खुलकर बातें करने लगा। जैसे, अच्छा, बिल बाद में लिखते हैं कि शराब पीकर उनमें जो कोई एक इंप्योरिटी कम्प्लेक्स था वो खत्म हो जाता था। वो अपने इंप्योरिटी कम्प्लेक्स को ढकने के लिए भी शराब पीते थे। अब जब पहली बार पी तो वो उन्होंने, अच्छा, बिल ने कभी भी, वो कहते मैं नेवर बीन अ नॉर्मल ड्रिंकर, मैं हमेशा ही हैवी ड्रिंकर रहा। और ये जो पहली बार शराब पी, इनको बड़ा अच्छा लगा। और फिर ये तभी इन्होंने लिखा है कि इसी उत्तेजना में मेरे जीवन में शराब आ गई, और ये शराब के संबंध में अपने लोगों की कड़ी चेतावनी इनके घर में जो हुआ था वो भी भूल गया। समय आने पर वो फिर युद्ध क्षेत्र में चले गए। अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर था, टू गो टू इंग्लैंड। फिर वो कहते मैं बड़ा अकेला महसूस करता, और अकेला महसूस करता, फिर शराब। तो इसका मतलब अब उनको अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि जीवन में पहले तो शराब थी नहीं, अब उन्होंने शराब चख ली और उनको लगा कि ये तो, जैसे जैसे बॉब लिखते हैं ना कि पेरिशर ऑल इल्स, हर बीमारी का दुख, हर दुखों का इलाज ही ये है। और बिल को भी ये लगा कि ये सारे दुखों का तो भैया इलाज ही है। और फिर पार्टियों का हिस्सा बनने लगे, बड़ी मौज होने लगी। तब इन्होंने जिक्र किया, जब इंग्लैंड गए,
इंग्लैंड में विंचेस्टर चर्च है, बड़ा पुराना है, हजारों साल, 1000-1100-1200 साल पुराना है। एक बड़ा, अभी मैंने पिछली बारी, मेरे दोस्त हैं शेखर, नागपुर से, वो भी इंग्लैंड, अपनी उनकी बेटी रहती, वो गए थे, उन्होंने बड़ी फोटोज लेके आए थे, उनके चर्च में गए थे अपनी, अभी भी इंग्लैंड शायद वो गए, बाहर ही है, तो वो बड़ा जिक्र करते थे, वो स्पेशली वहां देखने गए थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए। यहाँ जब इन्होंने चर्च, गिरजाघर का जिक्र किया है, यहाँ वो अंदर प्रेयर करने गए। अब जब प्रेयर वो करके बाहर आए, बाहर कोर्ट यार्ड में एक कबर बनी हुई थी, जिसका यहाँ जिक्र किया गया। वो किसी गनमैन की कबर थी, वो उन्होंने लिखा है, वो कोई, ये बंदा ग्रेनेडियर की, इसकी मौत बियर से हुई है, सिपाही की मौत ठंडे बियर से हो या गोली से नहीं भूलना चाहिए, ये एक व्यंग था। मैं इसको, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण था ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना चर्च के अंदर हुई थी, बिल ने उसका यहाँ जिक्र नहीं किया। और वही घटना जब बिल को अंदर, बिल को भी ईश्वर को मानते नहीं थे, जीसस क्राइस्ट को तो वो ईश्वर को मानते नहीं थे, तब गिरजा घर में बैठकर ईश्वर को चाहा, उनको लगा ईश्वर मेरे साथ आए, मेरे पास आए। लेकिन फिर छोड़ छोड़ वो बात आएगी, उनको कोई दिलचस्पी तो होती नहीं, बाहर आके घूमने लगे, ये कबर देखी, इस कबर में खो गए, वो बात चली गई। इस बात को पकड़ के रखिएगा, ये बात ही आगे चलकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आधार बन गई थी। अब मिल फौज से निकले, 22 साल के थे, अब मिल सेकंड लेफ्टिनेंट थे, हीरो थे, इनको कोई मेडल मिले थे, कंपनी में बड़े बड़े होनहार थे, तो इनको लगा कि मैं बाहर निकलूंगा, अब कोई कोई बड़ी सी कंपनी का एमडी बनूंगा, अब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, इतना बड़ा हीरो हूँ, तो ही बड़ा एम्बिशियस थे। बिल बड़े महत्वाकांक्षी भी थे, तो उनको लगा मैं, अच्छा, दुर्भाग्यवश क्वालिफिकेशन उनकी कोई नहीं थी, वो हाई स्कूल ही थे, इंजीनियरिंग की डिग्री वो नहीं कर सके थे, लॉ वो नहीं कर सके थे, लॉ पूरा वो कर ही नहीं पाए कभी भी, आगे भी इसका जिक्र है। तो उनको नौकरी के, वो तो लगते मैं किसी बड़ी कंपनी का एमडी बनूंगा, कोई बैंक का, उनको लगता था, लेकिन छोटी नौकरी वो मंजूरी नहीं करते थे, बड़ी मिल नहीं रही थी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में एक क्लार्क की नौकरी स्वीकार की, और साथ में फिर पढ़ाई दोबारा शुरू की, लॉ की। अब देखिए ना, एक्चुअली वो उनके उनकी बातों से ही लगता है ना, सफलता प्राप्ति की यात्रा शुरू हुई, मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं, मैं महत्वपूर्ण, ये थी, आई एम इम्पोर्टेंट, आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड कि आई एम ऑल्सो समथिंग, आई हैव अराइव्ड। उनकी उनकी बातों में, उनके लिखने के अंदाज से ही पता चलता है कि वो कितने महत्वाकांक्षी थे उस वक्त। मैं आ गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तुम्हें करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, एक्चुअली बात तो थी कि बिल बड़े दृढ़ निश्चय थे, उनकी विल बहुत स्ट्रांग थी। दुर्भाग्यवश तभी तो उन्होंने कहा कि हमारी विल पावर काम नहीं करती, अदरवाइज बिल वॉज अ वेरी स्ट्रांग विल्ड पर्सन। एक बार बचपन में जब वो स्कूल में थे, वो बेसबॉल खेलते थे, बेसबॉल खेलते खेलते गिर गए, चोट वोट लगी, लोग उस पर हंसने लगे, उसके स्कूल के बच्चे घेर के, वो गिरे हुए थे ग्राउंड में। तब बिल ने कहा, तुम मेरे पे हंस रहे हो, मैं तुम्हें अपने स्कूल की बेसबॉल टीम का कैप्टन बन के दिखाऊंगा। उनको बहुत ज्यादा खेलना नहीं आता था, लोग फिर हंसने लगे, चला गप्पे मार रहे हैं। लेकिन बिल ने अपनी जिद से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी कंसिस्टेंसी से उसी स्कूल के बेसबॉल के कैप्टन बने। वो जो चाहते थे वो कर लेते थे, उनके उनमें दृढ़ निश्चय था। आगे इसका हम पढ़ेंगे, जब वो जो वो वॉल स्ट्रीट की बात करते हैं, तो बिल बताना चाहते थे कि वो आगे, ये राइट, लेकिन शराब पीने लगे, सिर्फ शादी हो गई थी, उन्हीं की लॉय से ही शादी हो गई थी। तो जब वो उनसे 24 जनवरी, शायद आई थिंक कि, मुझे ईयर तो याद नहीं, हाँ, 1918 में 24 जनवरी, अनफॉर्चुनेटली बिल की डेथ भी 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1918 को इनकी मैरिज हो गई थी। अच्छा देखिए, लॉयड को पता था कि मेरा ये जो पति है, ये शराबी है, और जब वो कई बार मिलने भी जाती थी ना, उनको, जब वो फौज में थे, तो उसको कई बार उठा के लाना पड़ता था,
बिल को। वो कहती कोई बात नहीं, मेरा प्यार इसकी शराब छुड़ा देगा। बड़ा शी वॉज वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि मैं प्यार से इसको ठीक कर लूंगी। जैसे अब वेल में बताते हैं कि प्यार व्यार से नहीं कुछ ठीक होता, ये कुछ और ढंगे अपनाने पड़ते हैं। चलिए, तो वो बिल अपनी पत्नी को बता देते थे, भाई तू चिंता ना कर, ये छोड़ छोड़ दूंगा, मैं बड़े काम में करने मैंने। और हर जो बंदा काम करने वाला होता है, जिसने बड़े काम किए, जैसे हम कहीं हिंदुस्तान में कोई गालिब वो शराब पी के शेरी बड़ी अच्छी शायरी करता था, हम भी बड़े लोगों के नाम है, वो शराब पीता, उसने बड़े इतने बड़े काम किए। ये शराब हम कई बार देते हैं, वो जी पुराना वो लिखता है, वो 93 ईयर्स का था तो शराब भी पीता था, सब कुछ करता था, 100 साल का मरे। तो हम बड़े एग्जाम्पल देख के अपने को जस्टिफाई करते हैं अपनी शराब पीने को। ये अक्सर शराबियों का एक लहजा होता है। तो इनके बच्चा कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली लॉइस को 2-3 बार अबॉर्शन हुई, बच्चा नहीं हुआ। ये बच्चा लेना चाहते थे, लेकिन जिसको विटनेस बनाया था उसी ने ही अथॉरिटीज को बता दिया। ये बिल्कुल लॉइस को बाद में पता लगा। उसने कहते तो शराबी आदमी है जी, इसको बच्चा ना दो, ये परवरिश नहीं कर सकते। बिल्कुल इस चीज का बड़ा दुख लगा था। बिल ना बच्चा होने के कारण बड़ी शराब पीते थे। उनको इस बात का बड़ा दुख था कि उनके बच्चा नहीं है। और जब उनको ये पता चला कि किसी बंदे ने ही हमें गोद भी नहीं लेने दिया, तो उनको इस बात का बहुत ही दुख हुआ। और उनको उन्होंने इस मामले में शराब भी उन्होंने बड़ी पी। तो लॉ वो कर नहीं सके, कानून की पढ़ाई भी नहीं हो सकी। धीरे धीरे वो वॉल स्ट्रीट में उनका इंटरेस्ट पड़ा। वो उनको पता था कि वो अमीर अमीर बनना चाहते थे। वो वॉल स्ट्रीट जैसे हमारे बॉम्बे में है, जिसमें शेयर मार्केट की वो मगर दुनिया की सबसे बड़ी वो जो है कंपनी जो शेयर मार्केट का है, वो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट ही है। तो वो वहाँ जाते थे। वहाँ लाखों की बातें, कई आए कई गए, कई अमीर बन गए, कई गरीब बन गए। बिल कहते यार ये बढ़िया है, मैं ये सब अमीर बनते तो मैं क्यों ना अमीर बनूं। दिस इज द राइट वे, आसान तरीका है पैसा कमाने का। बिल्कुल ये लगा कि यार ये मैं, फिर उनको वो जो भंवर था ना स्पेकुलेशन का, ये उनको बड़ा झटका था। वो उतार चढ़ाव, ये यूज्ड टू लाइक इट, फिर शराब पीते थे। अच्छा, फिर शराब और स्पेकुलेशन, दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल, या कह लो कि ये विनाशकारी विनाशकारी ये मेल होता है। बड़े लोग तबाह हुए। अभी अभी मेरे एक बंदा था, वो वो शराब पी गया, बड़े सालों शराब पीता है, वो ऑनलाइन पे वो सट्टा खेलता है, और 2-4 दिन में 50 लाख हार गया कि 35 लाख हार गया। मैं सोचता हूँ, मैं कहा ये क्या कर रहा है भैया। वही तो। और मैं उसका मैं कहा यार, घर वाली से मैं कहा घर तेरे नाम घर को रह के ये भी इसके नाम है, ये तो इसको भी खत्म कर देगा। तो भैया ये बिल, वो स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी लगती थी। और शराब उन्हें लिखा है, वो एक ऐसा वो बनाने लगे हथियार, बूमरैंग। बूमरैंग का लफ्ज बिल ने 2-3 बार इस्तेमाल किया है। बूमरैंग को बिल बिल उनका फेवरेट वो टूल भी था, बूमरैंग औजार था, बनाते थे वो। उनका मैं ऐसा साधन बनाने लगा शराब का और स्पेकुलेशन का, उतार चढ़ाव की, इस बिजनेस का, जिसने आगे मुझे ही टुकड़े टुकड़े कर देना था। बूमरैंग होता है कि अगर वो अपना निशाना मिस कर जाए, तो वो फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। तो वो उनका बूमरैंग, इसी टू बूमरैंग, मेरे पे आके उसने लगना होता है, वो वापस आके फेंकने वाले पे ही लगा। और मेरे को वो क्या, मुझे मेरे टुकड़े टुकड़े उसने कर देना था। फिर शराब बढ़ती गई। बिल ने लोगों के साथ जिनसे पार्टनरशिप की थी शेयर मार्केट में, उन्हें कहा भी मैं आपको मुझे कुछ सर्वे करने का मौका दो, कुछ मुझे फाइनेंस करो, मैं कुछ स्टडी करके आता हूँ, कौन से अच्छे शेयर है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो उन्होंने कहा छोड़ यार, शराबी पे कौन यकीन करता है। लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। मैं ठीक है, नहीं भाई, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ फाइनेंस। तो फिर उसने कहा अपनी पत्नी से, भाई चल यार, मैं यहाँ चलते घूम के आते हैं, अमेरिका का चक्कर लगाते हैं, मैं स्टडी कर लूंगा। और उनकी पत्नी तो पहले ही तैयार थी, वो चाहती थी इसको यहाँ से ले जाऊं। यार वो जाता है 3 बजे, स्टॉक मार्केट बंद होती है, ये सीधा बार में चला जाता है पीने। तो चलो इसको वो बड़ा तंग आ गई थी, भी चलो इस शहर से बाहर जाएंगे तो कुछ शराब से थोड़ा दूर रहेगा। तो वो अपने जनाब अपना मोटरसाइकिल उठाया
वो एक साइड कार थी, उसमें लिया और चल दिए। इन्होंने एक कंपनी है जीसी, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी, उसका सर्वे किया। खैर बड़े सर्वे किया, बड़े से डाटा कलेक्ट किए। इन दिनों इन्होंने किसी डेयरी फार्म पे काम किया। इनकी पत्नी एक फार्म में ओल्ड लेडी के खाना भी बनाया करते थे, उनके पास ही रहते थे। इनको शायद $75 के करीब इनको मिलते थे। खैर इनका वो जो काम था इनका मेन, ये तो थोड़ा पैसा अर्जित कर लेते थे ताकि वो जो अपनी स्टडी भी पूरी करे और शराब वराब भी पीता रहे। तो फिर बिल जब सर्वे करके वापस आए, तब लोगों ने उनका बड़ा वेलकम किया। ही हैड अ वेरी वेरी वास्ट स्टडी ऑफ द कंपनी। लोगों को उन्होंने जो सुझाव दिए उससे लोगों को फायदा भी बड़ा पैदा हुआ। एक बंदे ने इनको पार्टनर ही बना लिया, इनको मोटी रकम मिलनी शुरू हुई। और बिल का मकसद ही पैसा और नाम कमाना था। बिल पैसे को, जैसे हम कहते ना भी आजकल सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा की बात नहीं करते थे। उन्होंने वो उसको कहते थे पैसा चाहिए। उन्होंने कहा लिखा है, मैं शराब पीता था, मैं शराब इसलिए पीता था ताकत और दूसरों पर डोमिनेट करने के लिए। मैं बड़े सपने देखने के लिए शराब पीता था, डोमिनेट कर सकूं, पैसा कमाऊं। पैसा मुझे सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए, पैसा चाहिए मुझे इज्जत कमाने के लिए, ताकत के लिए। A rich man is a powerful man, and Bill wanted to be powerful. Bill wanted to be rich because he wanted to dominate people. उनकी महत्वाकांक्षा थी, बिल बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो कभी, उन्होंने लिखा है ही वांटेड कि मैं किसी दिन ये जो अमेरिकन बैंक है बड़े बड़े, इनका एमडी बनूंगा। ये आइडिया कि ये छोटी मोटी नौकरी मेरे बस की नहीं है। आई वांट टू शो दैट आई हैव राइट, आगे लिखा उन्होंने। अगला जो 1926 का 1920 से 30 का दशक था, वो बिल के लिए बहुत बहुत बढ़िया था। पैसे के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में उनको बड़ा नाम मिल गया, बड़ा पैसा मिल गया। उनका उनका हीरो बन गए वॉल स्ट्रीट के। यही लिखते हैं, मैं यहां ही पहुंचना चाहता था, मैं दुनिया को यही दिखाना चाहता था। आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच गया हूं। देख लो दुनिया वालों, मैं तुम्हें कहा था मैं आ गया हूं। वो अपनी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स को ऐसे पूरा करते, मैं आ गया हूं, आई हैव अराइव्ड। इसी में, ईगो में, अहंकार में पैसा भी आ गया, शराब भी आ गई, बहुत शराब आ गई। वो दिन रात शराब पीने लगे, दिन में भी पीने लगे, रात में भी पीने लगे। उनके कई मतलबी दोस्त पड़ गए, हा 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 करने वाले। वो लाखों करोड़ों की बातें होती, बिल बहुत शराब पीने लगे। उन्हें लिखा, मैं स्वार्थी मित्रों से पर मैं घिर गया। फिर वो दिन में नहीं बल्कि रात को भी शराब में डूब जाते थे। उनके दोस्त धीरे धीरे करके छोड़ देते। उनका जो पार्टनर था बहुत अच्छा था, वो लोइस की फ्रेंड का हस्बैंड था, उनके लिए बड़ी सी दोस्ती थी। उसने भी, बिल ने उनको छोड़ दिया। भी लड़ पड़ते, बड़ी जल्दी लड़ पड़ते थे। बिल ने एक बात देखी कि वो उन्हें अपनी पत्नी से कभी धोखा नहीं किया। ये नहीं कि वो बहुत सिंसियर होना चाहते थे। बिल लिखने की, मुझे शराब से ही फुर्सत नहीं मिली, इसलिए मैं धोखा ही नहीं कर सका अपनी पत्नी को। इट्स वेरी लाइट थिंग। अब फिर वो, जैसे आम होता है, वो गोल्फ खेलने के लिए शौकीन बन गए। जो 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 वो भी इसलिए कि वहाँ उनको शराब पीने का और मौका मिलता था। वो गोल्फ कम खेलते थे, शराब ज़्यादा ज़्यादा पीते थे। वहाँ भी बस थोड़ी देर का भी बुखार था, वो भी उतर गया। शराब का ज़्यादा वो पीने का दौर था। देन रिसेशन आ गया, मार्केट गिर गई। अमेरिका, होल वर्ल्ड वाज डिस्ट्रेस, बट अमेरिका में जो जो रिसेशन था, फाइनेंशियल रिसेशन क्राइसिस था, उसने वॉल स्ट्रीट को डुबा दिया। वो मैंने लिखा है, वो जो सेंसेक्स, जैसे हमारा सेंसेक्स है, उनका वो जो था वो बहुत लुढ़क गया। बिल्कुल, लोगों ने आत्महत्या कर ली, बल्कि अपने दोस्त मित्रों ने सुसाइड कर लिया। देखो अब बिल का जो कंसिस्टेंसी, वो जिद्दीपन, वो बिल कैसे उनकी उनकी लिखने के अंदाज से पता लगता है। वो लोगों ने आत्महत्या कर ली, मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने छलांग लगाने की नहीं सोची। देखो क्यों, कल नया दिन होगा, फिर क्या होगा, अब दोबारा काम शुरू कर देंगे। तुम्हारा लिए ना डे, शराब मंगाई, शराब पी और दोबारा काम करने की संकल्प किया और बाहर आ गए। ये था उनमें जीवन जीने का। अभी भी शराब बहुत ज्यादा तंग नहीं कर रही थी। he had desire to live,
जीने की इच्छा अभी भी थी, बड़ी प्रबल थी, उनकी जिद भी थी। फिर वो वॉल स्ट्रीट तो खत्म होगी। देन उनका दोस्त मॉन्ट्रियल रहता था। मैंने कहा, तो भैया मेरे पास आ जा, तू तेरे पास पैसे पूसे खत्म हो गए, यू कैन कम टू माई प्लेस। वो मॉन्ट्रियल चले गए, लेकिन हुआ क्या, वहां पे जाने की ये उन्होंने भूल गए कि मैं दोस्त के घर आया हूँ। वहां भी उनका शराब के दौर वैसे ही चलने लगे। तो दोस्त ने कहा, भैया मैं तुझे आने के लिए तो कहा था, ये शराब वराब का चक्कर यहाँ तो नहीं चल पाएगा, इतना नहीं मैं अफोर्ड कर सकता। तो बिल को उन्हें मुझे इसको एल्बा से सेंट हेलेना से एक इंडिकेटिव प्रतीकात्मक किया है कि मुझे, जैसे वो नेपोलियन एल्बा से वापस आ गया, भाग गया था, उसको फिर सेंट हेलेना में कैद कर दिया गया था, जहाँ उसको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी। इन्होंने कहा कि मुझे अपने दोस्त के घर में, इट वॉज नॉट लाइक सेंट हेलेना, इट वॉज ओपन, वो मैं फ्री था, लेकिन वहां भी, लेकिन उनको उनकी जो अयाशियां करनी थी शराब पीने की, वो उनके दोस्त ने नहीं दी, तो ही टू कम बैक, ही टू कम बैक। शराब बहुत भड़की थी। बिल के पास कोई घर नहीं था, उनके पास अपना कोई घर नहीं था। अब बिल कोई नौकरी करते थे, वो टैक्सी ड्राइवर से लड़े, शराब पी के लड़ पड़ते थे, वो नौकरी भी छूट गई। फिर बिल ने कोई नौकरी की, कई साल तक नौकरी नहीं की, और शराब पीते थे, अपनी पत्नी के पैसे से। लोइस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी, वो उनके पर्स से पैसे ले लेते थे, और बिल अपना शराब पी के धुत हुआ करते थे। अब उनको शेयर मार्केट वाले, "अरे यार छोड़ यार, बोर, चिपकू आ गया, भगाओ इसको।" दूर दूर से तो शराबी के साथ ऐसे ही होता है। पहले तो सारे शराब पीते रहते लोग, हम उनको पता होता है कि इसको पौवा पिला दो, फिर ये बोतल मंगाएगा, और फिर हम भी इसके पियेंगे। लोग हमें बड़ा यूज करते हैं, भाई इसको पौवा मंगा दो, फिर ये एक नहीं दो दो बोतलें मंगाएगा, मुर्गा भी मंगाएगा, चिकन भी मंगाएगा, सब कुछ खर्चा लो उसको, और भाग जाते थे। और जब उनको कोई मांगो, एक धेला नहीं देते थे, एक धेला भी नहीं देते थे। आप वो कहे, मेरे वो बहाना में, कल ही मेरा एक दोस्त बता रहा था, कहता मैंने कहा तू पैसा नहीं देते यार, मैंने कहते यार हमने इसलिए नहीं देते थे कि तू शराब ना पी ले। वे बहाना मेरा बना के ही ना वो मुझे पैसे थे, मौके पे खड़े ही नहीं होते कोई। ये हमारे शराबियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो अब शराब, बिल कहते हैं, मेरी जरूरत बन गई। वो ऐसे भी शाम को गजलें सुन रही हैं और शराब पी रहे हैं, गजल लगा के। जब हमारी शराब बढ़ जाती है, फिर तो बाथरूम में शराब पी लेते हैं, लैट्रिन गए तब शराब पी ली, नाले के पास खड़े तब शराब। मुझे मुझे याद में, मैं दिल्ली दिल्ली गया था, दिल्ली में मुझे पैसे मिले, तो मुझे उन बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा जब दिल्ली में शराब पीने कहीं नहीं देते थे, मैंने वो अधिया तो ले लिया, शराब पीने की जगह कोई ना मिली। हमारे चंडीगढ़ में तो उन दिनों कहीं भी खोल के पी लो, दिल्ली में पड़ी बहुत ज्यादा। मैंने एक बार कहा काके के ढाबे पे चले जाओ, वो काके के ढाबे पे उसने कहा भाजी यहाँ नहीं पीने देंगे। मैं फिर अखीर में, मेरे दोस्त था, मैं कहा यार क्या करें, कहते चल वापस स्टेशन गए। स्टेशन में जहाँ घोड़े, चबच्चा है, घोड़े पानी पीते हैं, वहां हमने शराब पी। वो मैं तो कहीं भी हमारा, फिर वो नहीं होता कि गजलें लगानी है, छोटी लाइट जगानी है, बैठ के मूड बना के शराब पीनी है। फिर तो कहीं भी नमक की थैली खोली, वो पूरी ऐसी खोली, और नमकीन खोलना, नमकीन है तब भी नहीं, प्याज लिया और शराब पी ली। अल्टीमेटली वहां पहुंचा तो बिल वही, ये अंग्रेजी में, मैं देसी बात कर रहा हूँ। तो ये सब कहता है ऐश का सामान नहीं रहती। अब बोतलें दो तीन चार बोतलें दिनचर्या बन गई। सवेरे उठते ही उनको बियर पीनी पड़ती थी, और होश खोलने के लिए। फिर जिन ये प्लान, बहुत ज्यादा शराब पीने, बहुत शराब पीने। अब उनकी कंपल्शन, ही बिकेम ए कंपल्सिव ड्रिंकर। अब वो जो मजे वाली बात खत्म हो गई थी। और कभी कभार वो अपनी पत्नी से वादा करते, जैसे हम सब करते हैं, दूर हो जाती, लेकिन वो शराब अब हालात बिगड़ती गई। वो उनकी ससुराल में रहते थे, उनकी सास मर गई। देखो, जब सास उनकी मरी, वो उनको वो 5 दिन पहले शराब लगे पी रहे थे, जिस दिन सास मरी उसके बाद भी वो शराब पीते रहे। उनको पता ही नहीं चला कब उनकी सास का देहांत हुआ, कब उसको। आप यकीन करो, मैं जब ये पढ़ता हूँ ना, मुझे मुझे मेरी मदर की पता नहीं था जब उनकी डेथ हुई। तो मैं जब घर गया ना, तो मुझे पता था कि मेरी माँ की डेथ होगी। तो मैंने अपने कज़न से कहा, मैं कहा यार, कहता फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे, मैं तो बाहर, लड़के बाहर चला गया था, मेरे पेरेंट्स फर्स्ट फ्लोर पे थे, मेरे नीचे ताया जी। वो मेरे ताया जी का लड़का कहने लगा, जा यार तेरी वेट करें, बड़ी देर हो गई है, तू कहाँ था? मैं कहा यार मैं कहीं, मैं शराब पी-" मैं क्यों, ये नहीं कहा मेरी माँ की डेथ। कोई बंदा और नॉर्मल भागता है जाके,
मेरी माँ की डेड बॉडी से लिपटता है, रोता है। मैंने कहा तेरे पास शराब पड़ी है। कहता तू पागल हो गया? मैं कहा मुझे शराब दे। मैंने उसकी शराब की बोतल ली, नीट पी। नीट पीने के बाद मुझे लगा हाँ मेरी माँ मर गई है। मैं रोया, मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। अब मेरी कितनी डिपेंडेंसी कि मेरी भावनाएं भी मर चुकी थी, वो भी सिर्फ शराब के साथ उठी। देन आई लाइक वाकई मेरी माँ मर गई। फिर मैं रोया बड़ा ऊँची, और फिर मैं शमशान घाट पे जाकर रोने लगा, वहां शराब पीने लगा। पागलों को पागल हो गया, मैंने अपनी माँ मार दी, मैंने अपनी माँ मार दी। रोता रहता था, दिन रात पीता रहता था। वो मेरे जीवन का बहुत ज्यादा भयंकर पेज था। ये जो होता है, बड़ी परिस्थितियां बिगड़ती चली गई, पता ही नहीं चलता डेथ का क्या होता है घर में। तो अब फिर मेरे को सुनहरी मौका मिला काम करने का। एक कुछ कंपनियां शेयर डाउन आए, कुछ कंपनियों को खरीद लिया। मैं चलो इन कंपनियों को फिर जब रेट बढ़ जाएंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, इन कंपनियों को भेज देंगे और पैसा कमाएंगे। आपको याद होगा डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अपने लिखा, कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शराबी, कई लोग कहते हैं यार गैर जिम्मेवार है। गैर जिम्मेवार नहीं होता, बिल को पता था उसको लाखों रुपए मिले हैं, उसमें भी यही लिखा होता है। वो अपनी कमिटमेंट से नहीं भागता, वो खुशी खुशी में एक आधा बियर का गिलास पी लेता है, और फिर उसको क्रेविंग शुरू हो जाती है। फिर वो जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा होता, वो अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए, जो उसके अंदर झाग लग गया है शराब का, जो उसके एलर्जी झाग पड़ी है शराब की, उसको पूरा करने के लिए वो शराब पीता, मजबूरी में उसको पीनी पड़ती है। वो पीना नहीं चाहता तब भी पीनी पड़ती है। अब फिर शराब पी गए, और फिर सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। पर उनका बदलना होगा भैया, ये नहीं चलेगा, मुझे शराब छोड़नी होगी। जैसे हम पैसा कर, अब आज का दिन तेरी कसम, शराब नहीं पीऊंगा, बेटी की कसम, बाप की कसम, लेकिन सब कुछ धरे का धरा रहता है। फिर सब बिल का यही हुआ, वो शराब फिर पी के दोबारा आ गए। वो कहते मैं, किसी ने गिलास सरकाया और मैंने मैंने खाली कर दिया। फिर लगा मैं दोबारा संकल्प करूंगा। एक बार नहीं, बार बार, एक बार की बात नहीं होती, बार बार। फिर वो बेल टेलीफोन करने गए, टेलीफोन भी हम वहां ढूंढते हैं, करने जाते हैं जहाँ शराब मिले। खैर अमेरिका में तो मिलते हैं, हम भी इंडिया में भी हम वही ढूंढते हैं जगह, टेलीफोन कोई खाना पीना जहाँ हमें शराब मिले, जगह सबसे बढ़िया वही होती है। तो वो देख बिल कहते मैं गया तो टेलीफोन करने, फिर मैं शराब पी रहा हूँ, फिर कहने लगे भी यार अब तो पी ली है, अब तो मैं थोड़ी सी, अब तो दो चार पैक और पी, तो क्या है। वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, इफ यू आर बीइंग रेप एंजॉय दी रेप, एग्जैक्टली हमारे साथ वही होता है। अब स्लिप हो गई है, पी लो यार, अब पी तो ली है, ए में जाना है, ए में चले जाएंगे, दो चार पैक, दो चार दिन। और ये नहीं पता भाइयों कि दो चार दिन मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मरूंगा कि नहीं मरूंगा, मैं ए में पहुंचने के काबिल भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये एक बड़ी बड़ी गलत धारणाएं होती हैं। अब पी लिया तो पी लो भैया, बड़े लकी हैं लोग जो एक आधा पैक पी ले, गलती से पी लेते हैं, दोबारा फटाफट ए में आ जाते हैं। चलिए, तो अब वो बुरी हालत में आ गई, तो उन्होंने, उनको डर लगने का, ये अननोन फेस हमेशा होते हैं हमेशा हर शराबी को डर लगता है, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, अंधेरे से डर लगता है। हाँ, वो बिल्कुल वही उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया कि मुझे डर था मैं ट्रक के नीचे ना आ जाऊं। फिर वो अपने डर को दूर करने के लिए शराब पीते हैं। डर को बड़ा, शराबी इतना कमजोर हो जाता है, इतना डर जाता है। मुझे हमेशा डर लगा, भूत नजर आते थे, वो हेलुसिनेशन होती है या क्या होता है, उस डर के मारे में बोतल बोतल शराब की पी जाता था। फिर डर फिर लगे, डर कहीं भी नहीं जाते थे। तो फिर अब फिर मार्केट में दोबारा रिसेशन आया, अब देखिए, अब फर्क, वो बिल जो पिछले रिसेशन में कहते मैं नहीं मरूंगा, देखी जाएगी यार, फिर क्या हुआ, कल सवेरे नया, अब वो अब आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। अब उनके मन में आ गया, कमजोर हो गए। शराब बंदे को कमजोर कर देती है, और उसकी विल, उसका जीने की इच्छा बिल्कुल कमजोर करती जाती है, उसमें हिम्मत नहीं रहती, उसकी हिम्मत टूट जाती है। और बिल वो एक हारी हुई बाजी को खेल रहा होता है। बिल्कुल समझ आ गई। लेकिन उसने बाजार तो उसमें आती है, मुझे पता है बाजार लुढ़क गया, और साथ ही मैं भी लुढ़क गया। बाजार तो संभल जाएगा, लेकिन मैं संभल नहीं पाऊंगा। तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं? ये विचार बुरा था। अभी नहीं, अब दृढ़ता खत्म हो गई कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अब आई कि मैं आत्महत्या कर लूं, अभी नहीं। शराब मंगाई, एंड वो हमारा जैसे हाल होता है। अब कि शरीर
और मन, ये हमारी प्रॉब्लम तो यही है। हमारा यही हमारे शराबीपन का बेहतर कारण यही हमारे यंत्र से एक्चुअली बीमारी यही हो जाती है। और यही इन्हीं को मैं ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ, इन्हीं को, ये दोनों का रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त है, मन और शरीर का। तो अब बिल अब बिल मेंटली इम्पेयर थे, बिल की दिमागी हालत खराब होने लगी थी, जिसको इंसैनिटी कहते हैं। बिल के दिमाग में फर्क आना शुरू हो गया था, बिल चीज़ों को भूलने लगे थे, डरने लगे थे, आत्महत्या करने की सोचते थे। और उन्होंने लिखा है, विल वॉज इनसेन बाय दिस टाइम एंड डेथ सीम्ड टू बी द ओनली एस्केप। बिल को लगने लगा कि मौत ही अब एक रास्ता बच गया है। वो कभी वो खिड़की में पॉइजन निकालने की कोशिश करते, कभी खिड़की से छलांग मारने की कोशिश करते, फिर कहते नहीं यार, नहीं, मरना नहीं। फिर वो उन्होंने आखिर अपना वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे ही आ गए, फिर मैं नीचे तो क्या कूदूंगा, अपना गद्दा ही नीचे ले आए। फिर उनकी पत्नी ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर साहब आते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास तो एक इलाज है, वो नींद की गोली दे देते हैं या मारपेट का इंजेक्शन दे देंगे। उन्होंने यही किया, और साहब अगले दिन शराब भी पी रहे हैं और पिल भी ले रहे हैं। हमारे में से बड़े लोग ये करते हैं, हम शराब भी पीते हैं और नींद की गोली, टेपरिंग के लिए नींद की। मेरे एक दोस्त हैं, वो फक्का मार जाते हैं, हाथ में 3-4 रुपये में क्या कर रहे हैं, भाई साहब टेपर कर रहा हूँ। और भैया ये जो टेपरिंग है, ये मैं और शराब पिलाती है, ये इतना मिक्सर है कि मैं पागल कर देता है। ये तो बिल्कुल ही, बिल्कुल ने लिखा है कि ये तो बिल्कुल जानलेवा है, ये जो डुबल हो जाती है ना, ये तो बिल्कुल जानलेवा ही हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया नींद नहीं आती ना सही, मुझे कई कई दिन नींद नहीं आती, कई और कारण है बीमारी के, मैं कभी नींद की गोली नहीं लेता। मैं कहा यार नींद की गोली से मरूंगा, मैं सही से जागना मंजूर भैया, ना जागने से कोई नहीं मरता, नींद की गोली खा के तो मैं मरूंगा भैया, फिर एडिक्शन एक नई खड़ी हो जाएगी। और ये जब हम शराब पीते होते हैं तो ये तो और भी भयंकर हो जाती है भैया। इससे वो कहते फिर खाने का जी नहीं करता, उनका वजन भी बड़ा कम होना शुरू हो गया। तब इनके इनके जो जीजा जी थे, इनकी सिस्टर थी डॉक्टर थी, वो भी आप डॉक्टर थे। फिर इन्होंने इनको एक हॉस्पिटल में दाखिल किया, वो था टाउन हॉस्पिटल, बड़ा पॉपुलर, हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पुराने जो लोग जानते हैं, वो न्यूयॉर्क का चार्ली टाउन का टाउन वो जो हॉस्पिटल था, वहीं हमारी एक ही बड़ी बुनियाद बनी थी। बिल पहली मरतबा 1933 में यहाँ दाखिल हुए। इनको बेलाडोना, ये एक होम्योपैथी सिरप है। वो जो जो टाउन था, जो टाउन मालिक था, वो जो अस्पताल का, उसने रजिस्टर करा रखी थी। ये रेसिपी थी कोई शराब होती है जो होम्योपैथी की, उसने इसको कराया हुआ था, इसको बेलाडोना ट्रीटमेंट कहते थे। ये डिटॉक्सिफिकेशन के काम आती थी। दिल्ली के टीम उसमें जो विड्रॉल्स होते थे उसमें, फिर इसको हाइड्रोथेरेपी, पानी का गर्म ठंडे पानी से देना, नहलाना, वो कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसमें इसको काम करने लगा। इसको डिटॉक्सी बिल्कुल लगा मैं ठीक हो जाऊंगा, अच्छा लगा। तो लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है, मुझे डॉक्टर मिले, डॉक्टर सिल्वर, जिनका कल आपने हमारे डॉक्टर साहब समझा रहे थे, डॉक्टर ओपिनियन, जो हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत बड़े मित्र हैं, बड़े मित्र थे, हमारे गाइड थे, संत थे, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्होंने उन्होंने बिल को कहा, भैया तू मानसिक बीमार, उससे पहले बीमारी को मानसिकता बीमारी समझा डॉक्टर का, तो भैया मानसिक बीमारी नहीं, तू शारीरिक बीमार भी है, तू मूर्ख भी है, तू मतलब भी है। शराब की बात आ जाती है तो एक दूसरे ने कहा, ये शराबीपन विल पावर की बीमारी नहीं, यू कांट लीव इट बाय विल पावर, ये विल पावर से नहीं छूटेगी भैया, ये तो तुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। उसको उन्होंने लिखा है टोटल साइकिक चेंज, तुझे पूरा मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना पड़ेगा। तेरी फिर तू शराब का एक घूंट भी नहीं पी सकता, तुझे एलर्जी है, जो कल हम पढ़ रहे थे क्रेविंग है, तुझे जो बंदा अल्कोहलिक बन गया है वो शराब का एक घूंट नहीं पी सकता। तुझे उन्होंने बता दिया, फिर कहते बस इतनी सी बात है जी, लो मैं समझ गया, घर आ गए, बाबा डॉक्टर साहब धन्यवाद। बस वो उनका भी, वो जो मुझे नॉलेज मिल गई है, सेल्फ नॉलेज बढ़िया, मुझे पता लग गया, नेट पे हम दे डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे ही मैं डॉक्टर बन गया जी, आ गई। और बिल साहब ने कई दिन शराब नहीं पी, बोले कि बस यह इतनी सी बात को मैंने कितना बतंगड़ बना लिया था, इतनी का वो सब बढ़िया होने लगा। तो फिर धीरे धीरे वो दोबारा जो होना था हुआ, शराब फिर आ गई, शराब पी लिया, और
उनका स्वास्थ्य सब कुछ बहुत गिरने लगा। उनको फिर दोबारा लाया गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर कहने के भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा, इसका वेट ब्रेन ये गोभी की तरह, गली गोभी की तरह पड़ा रहेगा, मर जाए। तो मैं तो हमेशा कहती यार, शराबी मर जाए तो अच्छा है, अगर ना मरेगा तो, अगर मान लो ही गेट वेट ब्रेन, एक एक थुल थुल करके गोभी की तरह बिस्तर पे पड़ा रहेगा, आप भी बेड़ा गर्क करेगा, सारे परिवार को भी मार देगा। शराबी ये समझता ही नहीं। बिल्कुल समझ आ गई, मैं क्या भैया, मैं लगा खुले लेन। तो उनको उन्होंने कहा भी इसकी डीटी, इसके डिटॉक्सीफाई करते समय इसका भी हार्ट भी फेल हो सकता है, इसको तू किसी कमरे में बंद कर दो, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं भैया। बार बार आया, दूसरी बार आया, ये मानता ही नहीं किसी बात को। वो कहने का मुझे भी पता है जो डॉक्टर कह रहे हैं, तो मैं अब इतना इंटेलिजेंट था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो बिल्कुल दुख होने लगा, मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना भी नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता था। तो मेरे को बड़ा दुख लगा, तो मैं क्या नहीं कर सकता था। फिर वो दलदल में फंस गया, और उन्हें मिलने इसको क्या, ऐसा अकेलापन, निराशा, शब्दों में शराबीपन एक दलदल है। इसमें हम धंसते, जितना हाथ पैर मारते हैं और धंसते जाते हैं दलदल में। कोई जितने हाथ पैर मारता है उतना धंसता जाता है। और हमने बड़ी कोशिश की, बिल उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। वो शराबीपन के पल में धंसे हुए थे, और वो और जैसे हाथ मारते, वो और फंस जाते, और फंस जाते। उनको कोई मदद का हाथ नजर भी आता, उसको भी वो पकड़ ना पाते, जैसे सेल्फर्स का हाथ नजर आया था, वो हाथ पकड़ बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने, हम लोग कई बार हमारे हाथों में हाथ आता है, हम हाथ को झटका के बाहर देते थे। ये ने कई बार हाथ आया, हम झटका देते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, और हम मौत की तरफ जाना पसंद करते हैं। ये बिल्ले का है। मुझे एक जोड़ीदार मिल गया, मुझे शराब मिल गई जो मेरे से ज्यादा बड़ी ताकतवर थी। पावरलेसनेस यहाँ जिक्र करते हैं, आई हैव गॉट द मैच। शराब मेरी मालिक थी, अल्कोहल वाज माय मास्टर। ये बिल का मानना पहली बारी, ही एग्रीज अल्कोहल इज माय मास्टर। उन्होंने अपना जैसे उन दोनों कदम नहीं, ही एडमिट्स आई एम एन अल्कोहलिक एंड आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। लेकिन क्या अपने को पावरलेस मानने से शराब छूट जाती है? हमने बड़े लोगों को देखा है, दे एडमिट देयर पावरलेस एंड दे कीप ऑन ड्रिंकिंग। एडमिशन ऑफ पावरलेस डजंट मीन आई विल बी सॉबर, नो। यही बिल ने लिखा, बिल फिर शराब पीते रहे। After being admission also, he said, I'm an alcoholic, I'm powerless. He kept on drinking for 2 months more, you know. फिर उनका बुरा हाल होगा। तो बिल ने हाइंडसाइड में, बिल अच्छे ऑथर नहीं थे, पर यहाँ बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी है। ये मेरे, इट वाज द टू डार्क बिफोर दी मॉर्निंग, सुबह होने से पहले, डाउन, सुबह होने से पहले कितना अंधेरा होता है। बड़े जीवन का सबसे, मेरा 1995 का अखीरले दिन, जब मैं शमशान घाट में जाके शराब पीता था, रोज रोता रहता था माँ को याद कर करके, वो मेरे जीवन का सबसे अंधेरमयी जीवन था। और उसी के बाद ही मुझे एक मैसेज मिल गया था। बिल यही लिखते हैं, वो उनका सबसे अंधेरे वाला समय था। और उसी अंधेरे में उनको लिखा कि अब मुझे, आई वांट टू बी कैटापल्टेड इनटू द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लिविंग, यू नो। मुझे मुझे अब ईश्वरीय के रास्ते पर भेजा, आध्यात्मिक रास्ते पर भेजा जाना। ये बाद में उनका उन्होंने लिखा है, वो उस वक्त थोड़ी ख्याल आया था। तब उनको फोन आता है, उनके एक फोन आया, उनको वो फोन सुनते हैं, तो फोन था उनके दोस्त का। उन्हें कहा, बड़े उनका बचपन का दोस्त था, जिसका नाम था एबी थैचर। वो उनके साथ पढ़ता था, शराब पीते थे इकट्ठे। दे बोर्न इन द सेम विलेज, दे गॉट द सेम स्कूल, दे वेंट टू द सेम कॉलेज। एबी थैचर वाज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बड़े अमीर घर से था, बहुत अमीर घर से था। उसका फादर मेयर थे, उसके भाई मेयर थे। आप वो कुछ नहीं था, शराब पीता था, मस्ती करता था। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। वो 5 साल हो गए तो न्यूयॉर्क नहीं आया था। वो मिलने क्यों, तो मेरे को पता था कि यार, अब करके इसको तो सजा हुई थी, इसको तो अंदर करने लगे थे। मैडम उन दिनों शराबी को रिया मेंटल असाइलम में भेजते थे। इसको तो उन्हें सुना था, इसको तो अंदर करने लगे थे मेंटल असाइलम में, ये बच कैसे गया? चलो क्या जो भी हो, अब आएगा मेरा दोस्त आ रहा है यार, शराब पियेंगे। वो जो हमने एक बार जहाज लेके शराब पी थी, इन्होंने दोनों ने, एक बार नया एविएशन क्लब बना था इनके तो नजदीक किसी गांव में। तो इन्होंने वो जहाज को पायलट जानता था एफबीटी को, उन्हें थोड़े बहुत पैसे देके जहाज किराए पे दिया, और शराब पीकर टाइट हो गई। शराब पीते रहे, उठते रहे, और जब नीचे उतरे, वो गांव वाले, जहाँ जहाज उतरना था, गांव वाले इकट्ठे होकर बैंड बाजा लेके, भी पहली फ्लाइट वो आएंगे। ये तो बेचारे दोनों टुन बैठे थे, इनको निकाला गया, ये फर्श पे धड़ाम से गिर गए। तो
ये इनकी फिर माफिया मुफिया मांग के घर वापस आए, तो इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो वायु और किराए पे लेकर भी इन्होंने, अब उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त का आना इतना उदास था बिल, कहते ऐसे वो जैसे मैं अपना रेगिस्तान में हरियाली आ जाए ना, उसके आना ऐसे था। वो आया, उसने कहा हाँ जी, जब उसने दरवाजा खोला, उसके सामने उसका दोस्त खड़ा था। बोले कि उसने कहा ये तो बंदा ही और को हो रहा है यार, ये तो पहचान में नहीं आना। तो एबी का, ये तो इसका चेहरा लिशक है, शाइन कर रहा है, इसको आंखों में चमक है, ये है कौन है यार? उसने कहा चलो भिलाई तो बिल्कुल नया है यार, उसके मेज ही नहीं खा रहा जो मेरा दोस्त था। उसने चलो बैठा, उसने गिलास दिया, ले भाई चल विस्की पीते हैं। उसके बाद जिन की बोतल दी, कहता भैया मैं नहीं शराब पीता। अरे पागल हो गया, ये क्या हो गया तुझे? वो कहता मैं शराब नहीं पीती। कहता हुआ क्या भैया? कहता मैंने धर्म ले लिया है, गॉट रिलीजन। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक, उसने ये नहीं कहा मैंने आध्यात्मिकता ले ली है, इसने है गॉट द रिलीजन, मैंने धर्म ले लिया है, मैं धार्मिक हो गया हूँ। क्योंकि जिस संस्था में वो गया था वो धार्मिक ही थी, वो क्रिश्चियनिटी की धार्मिक संस्था थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप था वो। कहता अच्छा, बिल हैरान हो गया, भी ये क्या यार? पिछली साल आया तो जब बार मेरा था तो शराबी नंबर 1, अब आया तो कहता मेरा, कहता ये इसका मतलब ये अब मुझे लेक्चर देगा। एक तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं धर्म धर्म की बातें, अब ये आया ये मुझे लेक्चर देने, इतने सालों के बाद आया। मैं तो सोचता था शराब पियेंगे, मजे की बातें करेंगे, ये तो भौंकने आया। कहा चलो भैया, भौंकता रहेगा, मुझे क्या, मैं तो शराब पीता रहूंगा, मेरे पास काफी शराब है। लेकिन वो बंदा भौंका नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा बिल, मैं तुझे कुछ बताने आया हूँ, मैं भी, तुझे पता है शराबी था, मेरे अंदर करने लगी थी, लेकिन मैं कोर्ट में 2 लोग आए, उन्होंने जज साहब से कुछ कहा, वो मुझे छुड़वा के ले गए और मुझे एक संस्था में ले गए जिसका नाम ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, जिसमें आध्यात्मिकता की बात होती है, जिसमें बाइबल की बात होती है, जिसमें धर्म की बात होती है, जिसमें अपने पापों को माना जाता है, शेयर किया जाता है, उन लोगों से माफी मांगी जाती है जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था, मेडिटेशन की जाती है, प्रेयर की जाती है, और इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये मेरी उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप की संस्था के नियम है जो तुझे मैं देने आया हूं, अगर तू सुनना चाहे तो। बिल तो हैरान रह गए, मैं तो सुनना चाहते, क्यों नहीं सुनना चाहते थे? मैं तो सुनना चाहते थे, मेरे को जरूरत थी। कहा हाँ भाई, तो तू बता। तो उसने बताया, उसने कहा, उसने घंटों बातें की, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बातें की। ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक धार्मिक ग्रुप था, यहाँ हमें आगे पढ़ेंगे जब एक वो कैसे अगले, मैं इसको इसलिए दबा नहीं कर रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसका जिक्र दूसरे चैप्टर में आएगा, जब 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 डॉक्टर कार्ल जंग बात करेंगे, रॉलैंड की बात आएगी, तब दोबारा इसका जिक्र आएगा कि कैसे इसको, वो जो मिस्टर रॉलैंड थे, वो जज के पास गए, रॉलैंड को कैसे कार्ल जंग ने मैसेज दिया था, कैसे रॉलैंड ऑक्सफोर्ड ग्रुप में गए, और कैसे एबी थैचर ने को अपने पिता की कार को एक घर में मार दिया था। वो घर में घुस गई थी किचन में, और किचन में बेचारी वो औरत किचन में काम कर रही थी, वो घबरा गई, और एबी थैचर शराब के नशे में मुझसे पूछते हैं हाउ अबाउट ए कप ऑफ कॉफी। उनको शराब में कहते हैं कॉफी बनाने में क्या, क्या पीने कॉफी का क्या नुकसान होगा। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, तब उनको अंदर कर दिया गया था, और फिर उनको जब शराब देने लगे, तब रॉलैंड और एक साथी और आए, भी इसको शराब मत दो, इसको हम जाते हैं एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शराब छोड़ने के। वो आध्यात्मिक कार्यक्रम लेके वो एबी थैचर बिल के पास आए, बिल को कहे तू धर्म अपना। तो उन्हें तो बताया, बिल को कहने लगे यार, बिल कहते हैं, बिल ने लिखा है कि मैं, ये धर्म के बारे में मुझे चिढ़ थी, मैं नहीं समझता कि दुनिया को चलाने वाला कोई परमात्मा है भी। उन्होंने, मेरे जो नाना थे वो भी कहते थे, ये धार्मिक लोग नहीं बता सकते कि हम कुदरत के संगीत को सुने के कैसे, और जो शराब छोड़ने की जो परंपरा कसम होती है, बिल कहते हैं मैंने कभी ली नहीं थी, ना मेरे नाना ने, ना मैं नहीं, जो ईसाई धर्म की बातें थी वो मानते नहीं थे, वो धर्म को ही नहीं मानते थे, वो ईसा मसीह को ही भगवान नहीं मानते थे। वो कहते, वो उन्होंने जब वो गिरजाघर की बात फिर दोबारा यहाँ लिखी है, फिर मुझे गिरजा, मैं कहता ये नहीं था कि मैं नास्तिक हूँ, मैं जब गिरजाघर में जब गया था, मुझे भगवान याद आए थे, मैंने भगवान को चाहा भी था, पर बस इतनी बात है, मैं नहीं यहाँ जाओ ईसा मसीह खुदा है, मैं उनका बच्चा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है जी। तो वो कह, मेरी तो भी एवोल्यूशन, मैं मानता हूँ भी कोई संगीत है, कोई नियम है, रात दिन दुनिया चल रही है, धरती घूम रही है, कोई ना कोई नियम तो जरूर है, लेकिन ये कोई स्वर्गों में कुर्सी पर बैठा हुआ कोई
नहीं है। हाँ, ये नियम है, कुदरत के नियम है। देयर मस्ट बी कॉस्मिक स्ट्रेंथ है, कोई यूनिवर्सल पावर है, कोई उच्च शक्ति है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये तो मान सकता हूँ। लेकिन कोई छत वो कुर्सी पे बैठा धर्मराज या महाराज है, ऐसा वो नहीं मानते थे। यहाँ वो कहते हैं निजी धर्म से मैं नहीं मानता था। कहते मैं ईसा मसीह के अच्छे शब्द उपदेशों को मानता था। ईसा मसीह बहुत अच्छा बोलते थे, ईसा मसीह के उपदेश बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिन चीजों को मैं उपदेश अच्छे थे वो अपना लेता था, बाकी मैं छोड़ देता था। मैं ईसा मसीह को अन्य लोगों की तरह ईश्वर नहीं मानता था। वो कहते थे अगर ईश्वर है तो शैतान है। इतना धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े। उन दिनों लड़ाई जरा होती थी, तो यहूदियों को मारा जा रहा था, ईसाई ईसाई को मार रहे थे, कैथोलिक दूसरों को मार रहे थे। इतनी जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। वो कहते इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं। फिर जब इंडिया में 1947 का वो को बारिश थी, जब हिंदू मुस्लिम बड़ा कतरो गारत हुई थी, कहते इतना सारा झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर, तो परमात्मा का यहाँ क्या काम है? अगर कोई बैठा है तो ये कोई शैतान ही बैठा है जो दुनिया को चला रहा है। ओ शैतान से मैं बड़ा कायल हूँ, उस शैतान का। बस उसके सामने दोस्त था, वो कह रहा भैया उसकी बातें सुन रहा था। इससे बंदा भगवान की बात कर रहा है। शराबी है, ये शराब नहीं पी रहा, ये कह रहा है जो मैं नहीं कर पाया था वो परमात्मा कर रहा है। उसमें ये किस शक्ति इसको कहाँ से मिल गई, ताकत कहाँ से आ गई? इसकी बात तो कुछ जितनी मेरे है उतनी ये। दोनों तो बंदे काल इकट्ठे पीते थे, इकट्ठे बड़े हुए हैं। इसको हुआ क्या है, हुआ कैसे है? तब डॉक्टरों ने इसे इलाज घोषित कर दिया था, इसको जेल कर दी गई थी। इसने भी पूरी तरह हार मान ली थी। फिर इसको कैसे कचरे के ढेर से उठा के इसको कहाँ आसमान पे खड़ा कर दिया भैया? ये लंबी लंबी बातें भगवान की करता है, ताकत की करता है, इसलिए ये हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर है भैया, ऐसी बात तो नहीं। तो उसने कहा ये तो ये शक्ति कहाँ से आ गई? हाउ ही गॉट द पावर? तो ये जो इसमें तो है नहीं। तब इस बात को कि इसमें शक्ति कहाँ से आ गई, इस प्रश्न का उत्तर को तो इसका मतलब है जिस शक्ति की परमात्मा की बात करते हैं, तो ये उस परमात्मा की शक्ति इसमें आ गई। क्या वो उस शक्ति की बात करता है जो परमात्मा की है? क्या इसने परमात्मा पर विश्वास करके वो शक्ति हासिल की है जो मेरे पास नहीं है? बिल्कुल ये बात दिमाग में आते ही धड़ाम से नीचे गिर गया। कई सालों से उसका कि मैं परमात्मा को नहीं मानूंगा, परमात्मा नहीं है, नहीं है, इंसान परमात्मा को नहीं जान सकता। एकदम बदलाव हो गया। वो कहा नहीं यार, मैं गलत हूँ। एक परिवर्तन आ गया। चमत्कारों को लेकर, तो चमत्कार, जो बंदा चमत्कार को मानेगा उसमें उसने परमात्मा को मान लिया। तो फिर मैंने देखा कि मेरा मित्र जो मेरे सामने बैठा है, उसकी तो जड़ें और हैं, उसका चेहरा रंग रूप उसका और है, उसकी बातों में दम है, उसकी जड़ें कहीं और हैं, उसके चेहरे पे तेज है। और मेरे जैसा दबकू नहीं बैठा डरा हुआ। फिर भी वो बिल्कुल समय लगता है। जो ईश्वर को नहीं मानते ना, वो फिर बार बार उस तरफ जाते हैं। नहीं यार, नहीं नहीं, छोड़ यार, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं कैसे यार, मैं कैसे मानूंगा? मैं जो सारी उम्र मानता नहीं, अब मैं इसके लिए कैसे मानूंगा? वो शराब पी के मरना पसंद कर जाते हैं, परमात्मा को नहीं मानते। ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए हैं। लेकिन उस बंदे वो समझ गया है भी कि यार ये मानेगा नहीं। ये मेरा ही दोस्त है, अड़ियल है, भगवान के चक्कर में मत डालिए। तभी तो हम कहते हैं उसको कह तू यार छोड़ परे, मेरा ईसा मसीह को नहीं मानता ना मन, तो ये जबरदस्ती की जरूरत नहीं। तू अपने को भगवान मान ले, तू ढूंढ ले, तू जो जिसको तू उच्च शक्ति मानता है, ये कुछ तो मान के चल सकता है। उसका ये बात तेरी ठीक है। और ये एक ऐसा नया आइडिया था जो बिल्कुल झकझोर गया, बिल्कुल पिघल गया। बिल्कुल कहने लिखा मिलने मेरे सामने एक असाधारण विचार था। तुम अपनी धारणा का विचार, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, एक नया शब्द अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मिला। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं थी, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सिर्फ जीसस की बात होती थी। ये भी बिल ने, एबी ने भी एक नया सिक्का दे दिया कि गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ये बाद में दिक्कत आ गई थी, ऑक्सफोर्ड वो ग्रुप वाले ये नहीं मानते थे। दे वर टॉकिंग अबाउट ओनली जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने कहा यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें सिर्फ अपने से ऊपर किसी शक्ति को मानने की जरूरत है, दैट्स ऑल। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम दिस, कि तू किसी बंदे पे, ईश्वर पे विश्वास कर सकता है जो तेरे से उच्च शक्ति हो। अगर कर सकता है तो भैया तू शुरू कर दे, अभी शुरू कर दे। तुझे कोई जीसस क्राइस्ट को भगवान मानने की जरूरत नहीं। मैं कहते यस, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, आई कैन स्टार्ट इट। अब अब वो जो बात बेंतर गिरजाघर में
जो उन्होंने पहले पन्ने पे लिखी थी, वो ही बात अब सारी चीजों का आधार बनेगी, उसको उससे लिंक कीजिए, और यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत बड़ा बेसिस बनती है। अब क्या लिखते हैं फिर 12 नंबर के जो अखीरले पेज हैं, देयर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, उसमें मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि जब भी हम मनुष्य ईश्वर की बहुत अधिक जरूरत महसूस करते हैं, तब वह हम पर कृपा करते हैं। शिद्दत से ईश्वर को मानना, शिद्दत से, बहुत विश्वास से, अंतन मन से, बिल्कुल परमात्मा को रो कर, बिल रोए, मैंने कहा अगर परमात्मा है तो मुझे क्यों नहीं दिखता, तब परमात्मा दिखे, वो उस शिद्दत से मांगे, रो के भी मुझे कहाँ है तू भैया, मुझे भी तो दिखा, ये यीशु। तो उससे जब मैंने, मुझे जरूरत महसूस करते तो हम पर ईश्वर कृपा करते हैं। एक लंबे समय के बाद मैंने ईश्वर की सत्ता को देखा, महसूस किया और विश्वास किया। जो उन्होंने गिरजाघर की बात की थी, जो 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 पहले पन्ने पर जिसका जिक्र किया हुआ है, घमंड कर और पूर्वाग्रह मुझसे दूर हो गए, इसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, दैट वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर उनको पहली बारी आध्यात्मिक अनुभव होने की शुरुआत हुई। मैंने गिरजाघर के उस अनुभव को, जब उन्होंने अंतर प्रार्थना करते, वो ग्रेवयार्ड से पहले जब उन्होंने अंतर प्रार्थना करते तब की बात करते हैं, तब उन्होंने क्या महसूस किया था। एक क्षण के लिए मुझे ईश्वर की जरूरत महसूस हुई, मैंने उनसे चाहा, मन से चाहा, ईश्वर आओ, मुझे देखो, दिखाओ तुम कैसे हो। मुझे ईश्वर को अपने साथ पाने की विनम्रता का जागी, और परमात्मा मेरे पास थे, उनके एकदम मेरे पास होने का एहसास हुआ, मेरे को लगा कि वो मेरे पास हैं, लेकिन एकदम उनके होने का एहसास खत्म हो गया, वो कहीं गुम हो गए। कहा? जो दिल के अंदर शोर शराबा चल रहा है, जो कोलाहल चल रहा है, वो कोलाहल में गुम जाते हैं। हमारे सबके भीतर परमात्मा होते हैं, सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन वो इतना शोर है अंदर, शराब, मच्छी, ये पैसा, लड़कियां, धन दौलत, इज्जत, इतना कुछ है, शोर शराबा। कई शराब का ठेका नहीं है, हजारों ही ठेके हैं जिनके शोर शराबे में वो ईश्वर की आवाज ही दब जाती है। उसको यहाँ मैं सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सच्चाई होती है, वो सच हुई। बिल इसी में भटक गए, तब बिल को एहसास हुआ कि यस, मैं कितना अंधा था, बिल उस कोलाहल में खो गया जो मेरे भीतर चल रही थी। मैं कब से, ये मेरी स्थिति ये कब से थी, मैं कितना अंधा था, हाउ ब्लाइंड। यस, एंड दैट इज द, आई थिंक, द इंडिकेशन, यूनिवर्सल सेंटेंस फॉर एवरी मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। This is where the whole thing changed. This is where the Bill got the spiritual experience, उनका आधार शुरू हो गया। तब बिल खुद उन्होंने एबी आए द्वारा वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए। इट वॉज 11 दिसंबर। उन्होंने जाते 3 बियर की बोतल पी, दैट वॉज द लास्ट थिंग। वो डॉक्टर शेखर के पास गए, उनसे बोले कि अब मैं ठीक हूँ, बड़े होपलेस थी, नो पे, नथिंग डूइंग इट। उनकी पत्नी भी थी, बड़े बदहवास थी, लेकिन फिर भी वो अस्पताल गए, और अस्पताल में लेटे लेटे बिल ने वो कर दिया जो आज हमारी किताब में लिखा हुआ है। बिल सरेंडर, बिल ने परमात्मा को सरेंडर किया कि परमात्मा मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो पहली बारी उनका, जो जो मेरा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तेरे बिना मैं जीरो हूँ, तू जैसा चाहे मुझे रख, जो तू करना चाहता है मुझे कर, पर तू दिखा तेरू है कहाँ, अगर तू है तो मुझे क्यों नजर नहीं आता। लोग बड़ा कहते हैं तू है कहाँ पे, तो मुझे क्यों नहीं दिखाता। और तब बिल्कुल एकदम परमात्मा नजर आए, तब बिल ने कहा ओ, ही इज द गॉड ऑफ द ब्रीचेस। उनको एकदम लाइट का एहसास होना शुरू हुआ। बिल ने तब से शराब नहीं पी। बिल लिखते हैं, मैंने लेटे लेटे सरेंडर किया, मैंने परमात्मा से कहा, मेरे 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 जो अवगुण है, मेरे पाप, उन्होंने अवगुण नहीं कहा, इसे माई सिंस, उन्हें अपने पापों को देखा, मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा हे प्रभु, तू इनको ले ले रूट एंड ब्रांचेस, ये गठड़ी मैं नहीं उठा सकता, टेक इट अवे, रूट एंड ब्रांचेस मैं नहीं उठाऊंगा। और फिर उसके बाद में लिखते हैं, उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। ना तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस थी, ना बिग बुक थी, ना मीटिंग थी, उनके पास सिर्फ ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रिंसिपल थे, और वो प्रिंसिपल को उन्होंने हॉस्पिटल में, हेलो, कैरी ऑन प्लीज। तो उन्होंने उन प्रिंसिपल को अपना लिया, फिर उन्हें शराब नहीं पी। देन एबी अगेन केम, फिर उन्होंने इन्वेंटरी जैसे शेयर करते हैं,
उन्होंने अपने सारी कि मैं ऐसे किया, ऐसे किया, उन्होंने एबी के साथ शेयर किया। एबी के साथ एक और बंदे भी थे, और उन्होंने कहा इन लोगों को यार मैंने बड़ा तंग किया, मेरी पत्नी है, मेरे ससुराल वाले, एक लिस्ट बनाई जिनको कि मैंने तंग किया है, मैं इनके साथ माफी मांगूंगा, रेस्टिट्यूशन। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में रेस्टिट्यूशन एक 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 वन ऑफ द नियम सिद्धांत था। मैंने कहा मैं और ये करूंगा। फिर ईश्वरीय चेतना की बात की, सुचेतता जिसको हम 11वें कदम पे लेके आते हैं कि मैं अपने आप को, मुझे सुचेतता को परखना था, मेरा सामान्य ज्ञान असामान्य बन जाना था। मुझे एक जगह पर बैठकर ईश्वर से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, निर्देशन और शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी थी, जिसको आज 11 स्टेप कहते हैं। I had to sit and pray God for his will for me and power to carry that out. और मैंने अपने लिए नहीं मांगना था भैया, दूसरों के लिए मांगना था। अब उसने जो प्रॉमिस दिया है, जो ये पेज नंबर 82 84 के प्रॉमिस नहीं है, दे आर नॉट द 9 स्टेप प्रॉमिस। द प्रॉमिस स्टार्ट फ्रॉम द बिल स्टोरी, द प्रॉमिस स्टार्ट एंड दे आर रियलाइज्ड व्हेन आई कम टू द स्टेप 9। ये शुरू हो जाते हैं स्टेप 5 से। बिल के दोस्त ने क्या कहा था, करना क्या है, होना क्या है, ये प्रॉमिस क्यों पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, ये यहीं पे लिख दिया उसने। मेरे दोस्त ने ये आश्वासन दिया, जब मैं सब कुछ कर लूंगा, क्या कुछ कर लूंगा, सरेंडर, अपने पापों को मान लूंगा, उन लोगों की सूची बना लूंगा जिनको मैंने तंग किया, उन लोगों के जाके माफी मांगूंगा, उनका उनका उनसे जिनको कष्ट दिया था, और फिर परमात्मा से संबंध सुधारने के लिए मैं प्रेयर करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। ये हैं आज के 11 कदम। तब उसने कहा, जब तू ये कर लेगा सब कुछ, तो तेरा परमात्मा के साथ संबंध बनेगा। This is what the ultimate goal of an Alcoholics Anonymous member is, to reach step 11. Then only the promises are realized. प्रॉमिस में लिखा हुआ है कि ये पूरे होंगे अगर इनके लिए काम करें। काम क्या है, काम यही है, अपना संबंध, जैसे बिल लिखते हैं, अपना संबंध अपने ईश्वर से जब बन जाएगा, तब मुझे जीवन का एक रास्ता मिल जाएगा जिसमें मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। I have to create a relationship with God. God, एक सिंपल, मेरी बाधाएं, मेरा स्वार्थीपन, मेरी बेईमानी, मेरे डर, ये मेरी रुकावटें जब ये दूर हो जाएंगी, and through prayer and meditation, when I can improve my relation with my God, then I get a new life. ये जीवन जीने का ढंग है, ये 12 कदमों का अभ्यास नहीं है, ये 12 कदमों को मर्ज करके एक जीवन प्रणाली है जिसमें मैं जीता हूं बिना नफरत के, बिना स्वार्थ के, बिना बेईमानी के, बिना शराब के। दैट इज व्हाट बिल सेज, ये जीवन का मिल जाएगा जिसमें मेरी सारी समस्याएं, नॉट टॉकिंग ओनली अल्कोहल, इज टॉकिंग ऑल माय प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग माय डिफेक्ट्स, इंक्लूडिंग माय सिंस, ये सब दूर हो जाएंगी। जीवन का यह मार्ग स्थापित करने, उस पर चलते रहने के लिए परमात्मा की शक्ति पर विश्वास, हैव टू फेथ इन गॉड, और संपूर्ण इच्छा, टोटल विलिंगनेस, rigorous honesty and humility, they are the essentials of sobriety. They are the essentials of sobriety. They are must for sobriety. Okay, I have to pay a price. Will says it looks very simple. आसान लगा ना, बहुत बहुत मुश्किल है भैया। ये साधारण है, सिंपल, आसान नहीं है। पढ़ने में आसान है, बिग बुक पढ़ लो, 12 कदम, बिग बुक सारी पढ़ लो, बड़ी आसान है। इसका अभ्यास कठिन है, और ये बुक पहले चलनी पड़ती है, फिर शेयर करनी पड़ती है। मैं इस पे चल के बोल रहा हूँ, बोल के नहीं चलूंगा। दिस बुक हैज टू बी वॉक्ड एंड देन टॉक्ड अबाउट, एंड दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ। कल मेरे सज्जन थे, वो कहते 12 कदम काम नहीं करते, परसों भी खत्म किए, कल कहते 12 कदम काम नहीं करते, कंटेंट प्रायर इन्वेस्टिगेशन, अभी तो चले नहीं है, वो कहते 12 कदम काम नहीं करते। एक दिन भी ना चल के हम कहते हैं 12 कदम काम नहीं करते। इट टेक्स ईयर, एटलीस्ट द होल लाइफ टाइम। हमने सारी उम्र प्रैक्टिस किया झूठ बोलने की, बेईमानी की, एक दिन में ठीक नहीं होंगे भैया। बड़े लोगों को बड़ी गलतफहमी है, आज भी किताब पढ़ ली और अगले दिन इसका असर शुरू हो जाएगा। मिलने तभी इसको वार्निंग दे दी। इट इज नॉट इज, प्राइस हैज टू बी पेड। एक कीमत चुका के अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए कोई चंदा या फीस नहीं, पर भैया
सोब्राइटी और इमोशनल सोब्राइटी और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कैरेक्टर, सेल्फ, जो आपका सेल्फ सेंटर्ड है उसको खत्म करना पड़ेगा, उसका विनाश करना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें मिलेंगी। अदरवाइज सिर्फ बिग बुक पढ़ने से नहीं मिलेंगी, मीटिंगों में आने से नहीं मिलेंगी, आपको स्पॉन्सर लेने से नहीं मिलेगी। वन हैज टू प्रैक्टिस व्हाट बिल डिड इट, यू नो, जो बिल ने किया, बिल ने उनको 12 कदमों में ढाल दिया। बिल ने सारी उम्र मरते दम तक उसकी प्रैक्टिस की। बिल बिल वैसे नहीं बन गए थे। बिल विल्सन तब बने जब उन्होंने 12 कदमों को जीवन में अपनाया और लाखों लोगों को हम तक हमारे अनिल जी, आवाज नहीं आ रही है। जिन पर वो उन्होंने कहा बिल्कुल रोशनी नजर आई, जो व्हाइट व्हाइट लाइट, उनको जो परमानंद परमानंद जिसको बोलते हैं, बिल्कुल परमानंद है, बिल्कुल कोई लाइट नजर आई जिसमें उनको लगा कि ये जीसस का ये कोई ईश्वर है। एब्सोल्यूट, ही सेड, आई हैव सीन द एब्सोल्यूट, मैंने एब्सोल्यूट को नजारा देखा। बिल हैरान, बिल ने के मेरी सारे जो हवा में उड़ने लगा, शांति आ गई, चारों तरफ शांति आ गई। उनको लगा कि मैं कहीं हरासिनेशन तो नहीं आ रहे। उन्हें डॉक्टर सिल्वर को बुलाया कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हूँ, पागल तो नहीं हो गया मैं, ये हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब तो क्योंकि उनको पता नहीं था, अब तो डॉक्टर साहब बाद में बड़े देखे, उनका भैया जो तुझे हो रहा बड़ा, उसके चेहरे पे रौनक थी, उसके चेहरे पे तेज था। डॉक्टर सिल्वर कहेंगे भैया जो तुझे रहा है बड़ा बेहतर है, तू यही जारी रख, जो करता है तू पहले से बेहतर है, जो मर्जी कर, कम से कम तू शराब तो नहीं पिएगा। उसके बाद अस्पताल में लेटे लेटे मुझे विचार आया कि जो चीज मुझे आसानी से मिली है वो मैंने साबित तो कैसे ना दूं। ये देखिए भैया, ये चीज जब वो मेपर होटल में गए थे एक्रोन, तब भी उनके दिमाग में कुछ शराब पी लेते, तभी तो क्या हो जाता, हम सब मर गए। वो भगवान ने उनको शराब नहीं पीने दी, उनको टेलीफोन फैक्ट्री की तरफ भेज दिया और वहां उन्होंने डॉक्टर बॉब को ढूंढ लिया और किताब को फिर एल्कोहलिक्स एनोनिमस बननी ही थी, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। और बिल को साधन बना रहे हैं वो, बिल को साधन बना रहे हैं एबी के जरिए। एबी भी भगवान के बंदे थे, लेकिन एबी फॉलो नहीं कर सके, इसीलिए वो को फाउंडर नहीं बन सके। एबी शराब पी गए थे, उनको रिजेंटमेंट भी रही थी कि उनको को फाउंडर क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन वो भटक गए थे। अदरवाइज एबी वुड हैव बीन वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, क्योंकि पहला मैसेज तो वही लेके आए थे। एनीवे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो चलिए, अब तब उन्होंने, हाँ, तब उन्होंने, अब उन्होंने हमें लिखते हैं जब हम पढ़ते हैं, राजेश मुझे 10 मिनट और लगेंगे, राजेश जी मुझे 10 मिनट और लगेंगे, अगर बढ़ाना चाहो ग्रुप कॉन्शियस करिए तो कर बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। जी, हम जो रोज मीटिंग से पहले पढ़ते हैं ना, इफ यू वांट व्हाट यू हैव देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप। जो हमने पाया अगर उसको पाना चाहते हो तो आप कुछ कदम करने के लिए तैयार हो, यू गो टू एनी, यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ। हमने क्या पाया, बिल ने क्या पाया, बिल ने आध्यात्मिकता पाई, उसने ईश्वर को पाया और उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को रचना की। और क्या पाया उन्होंने, तो अगर आप चाहते हैं जो बिल ने पाया तो जरूर कदम लीजिए। बिल ने क्या पाया, मेरे दोस्त ने नियमों को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने की 12वां कदम, टू प्रैक्टिस ऑल द प्रिंसिपल्स इन अवर डे टू डे लाइफ। ये सारे के सारे नियम जो फिर ऊपर कर रहे हैं, इन नियमों को अपने जीवन में लागू करना, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। सिर्फ शराब छोड़ना ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पर्पज नहीं है। आध्यात्मिक जागृति को रोज के रोज मौत में, दुख में, सुख में लाना और इसको मेंटेन करना, इसको ग्रो करना ही हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबर का उद्देश्य होना चाहिए। जिसको यूं यूं सोचते थे। तो मेरे दोस्त ने नियमों को जीवन के पहलू में अपनाने पर जोर दिया, विशेषकर दूसरे शराबियों के साथ काम करना। बल्कि भी दादा, 12वां कदम, जैसा मेरे दोस्त ने मेरे लिए किया, उसने कहा था कि बिना काम के विश्वास मर जाता है, विदाउट वर्क द फेथ इज डेथ। और उल्टा भी है, अगर हम सिर्फ सर्विस करते रहेंगे, अपनी ईश्वर पर विश्वास को, आध्यात्मिकता नहीं रहेंगे, तब भी हमारा काम खत्म, वो अधूरा रह जाएगा। और एक शराबी के लिए ये कितना महान सत्य है, यदि कोई शराबी अपने कार्य को और दूसरों के प्रति अपने समर्पण द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने और उसे पूर्ण बनाने में असफल रहता है, तो आगे वाली कठिनाइयों और परीक्षा की घड़ी में अपने को नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए तभी तो उन्होंने, बिल ने आगे लिखा है 12/12 में कि दो टू स्टेपिंग के बजाय 12 स्टेपर बनो।
फर्स्ट सर मीटिंग अटेंड कर ली और लोगों तक मैसेज दे दिया, ये मत सिर्फ यही ना रहो, पूरे 12 कदम करो, पूरे जो 12 कदम सुझाए गए उनको अपनाओ। बिल का संदेश यही था, पास इट ऑन, बिकॉज आफ्टर यू गेट हैविंग हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू दी वर्किंग ऑफ दिस स्टेप्स। तो फिर अभी कहता है, मुझे वॉल स्ट्रीट में लोग मेरा यकीन नहीं करते थे, शराब से दूर हुआ था, बिल आप मानते हैं। अभी मेरे चित्र के दोष भी होते थे, मैं सहनशील नहीं था, थोड़ी बेईमानी भी आती थी, लोग मेरे पे संदेह करते थे। शराबी पे लोगों को होता है, मैं 6 महीने सॉबर हो जाते, 2 महीने या 2 साल भी, मेरे परिवार वाले मेरे पे यकीन नहीं करते। अरे भैया, इतने साल परिवार वालों को धोखा दिया है, इतना साल कष्ट दिया है, वो तो जैसे हमारे बोले पहले तत्ते तवे पे बैठ के कहेंगे तब भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे, और फिर हम बार बार अगर गलतियां करेंगे तो कहेंगे यार बंदे का तो है ही झूठा है। मैं तो सोचती थी कि शराबी है, ये तो वैसे ही शराब छोड़ के भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम ड्राई ड्रंक स्टेट में रहेंगे तो परिवार वाले फिर दुखी के दुखी रहेंगे। ड्राई ड्रंक स्टेट में तो बंदा वैसे का वैसा रहता है जैसे वो शराब पी रहा था, सिर्फ शराब भी जाती है, बाकी उसके हालात वैसे के वैसे ही रहती है। अब बिल और उसकी पत्नी वो सारे अमेरिका में घूमते थे, लोगों को वैसे देते थे, ग्रुप बनने शुरू हो गए थे, उन्हें भी बनते थे, लोगों के पास संदेश को लेके जाते थे। बिल ने कहा, कभी कभी मैं तंग आकर शराब पीने की सोच भी, ये ना डरो कोई थॉट आ गया तो बड़ा बुरा आ गया, हो गया इट्स ऑलराइट। बिल को थॉट आते थे, बॉब को थॉट आते रहे, शराब का थॉट आना कोई ऑलराइट, हम उस थॉट को टिकने देते हैं क्या करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल ने यही कहा। लेकिन जब मैंने ये पाया कि जब सब उपाय असफल हो जाते हैं तो अन्य शराबी की सहायता करने से सुरक्षा मिलती है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो ये जीवन की वो प्रणाली है जो हर ये क्या है, ये जीवन का वो ढंग है जो सब कठिनाइयों में काम आता है। अब उन्होंने और क्या पाया, हमने बहुत अच्छे मित्र पाए, एक भाईचारा खड़ा हुआ, इसका हिस्सा बनने का एहसास होना बड़ा अच्छा लगता है। तनाव और कठिनाइयों के रहते हुए भी हम जीवन का वास्तविक आनंद उठाते हैं। वी एंजॉय अवर लाइफ। यू नो, आई एम अ कैंसर पेशेंट, माय वाइफ इज अ कैंसर पेशेंट, आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, माय डॉटर हैज अ डिवोर्स, आई हैव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ। मुझे आज भी बड़े दुख हैं, बड़े दुख हैं, लेकिन क्या फिर क्या, बट वी स्टिल एंजॉय अवर लाइफ। हम बड़ी मजे से जीवन, मैं सवेरे अपनी पत्नी में कहा, सोसाइटी में हमने इतने दुख झेले, शायद मैं कभी शराब पीते भी, अगर वो शराब पीते होते तो बेड़ा गर्क हो जाता, मैं दुनिया तबाह कर देता, अपने आप को तबाह कर लेता। मैंने इन सालों में, 30 सालों में हमने इतनी डेथ देखी है, भाई की, मेरे छोटे बच्चे की, आई सीन सो मेनी डेथ्स, सो मेनी प्रॉब्लम, मेरे कोर्ट केस, ये प्राण छूटे केस, इतना कुछ हुआ, बट मुझे विचलित नहीं कर सके। ईश्वर पर भरोसा था और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रिंसिपल पर भरोसा था, उन पे चलता रहा। मैंने शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट भी छोड़ दी, मैंने हर ऐप छोड़ दिया, वुमनाइजेशन छोड़ दी, रिश्वत छोड़ दी, आई लेफ्ट एवरीथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। मैंने वो सब चीजें छोड़ दी हैं। तो मैं इस दावे से कहता हूँ कि ईश्वर करते हैं, ईश्वर करते हैं अगर उन पर छोड़ दिया जाए। अगर मैं अपने हाथ में रखूंगा तब ईश्वर कहीं भैया करना कर ले, जब तू मेरे पे विश्वास ही नहीं करता तो तुम्हें जरा क्या संभाल सकता हूँ। तो अब क्या कहते हैं, मैंने हजारों परिवारों को दोबारा इकट्ठे होते देखा है, मैंने असंभव पारिवारिक समस्याओं को सुलझते देखा है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन 8 प्रिंसिपल्स। इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो हमने लोगों को, बच्चों को घर से जो जुदा हो गए थे, वो बच्चे घर में वापस आते हुए देखा है। व्यापारियों और व्यवसायी लोगों को अपने व्यापार में पहली हैसियत में, मैंने कहा नहीं, एक जमाना था मुझे अपनी नौकरी से निकाल रहे थे, आई वॉज नोन एज वर्स्ट वुमनाइजर, करप्ट मैन, मुझे निकाले थे। और एक जमाना आया, आई बिकेम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आस्क्ड मी टू कंटिन्यू एज हिज एडवाइजर। ये मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज द वो क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक बेईमान और अनवांछित बंदे को वो स्टेट का एडवाइजर बना दिया जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रिंसिपल। उन्होंने ईमानदारी सिखाई, अच्छा काम दिखाया, मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एंड द स्टेट ऑनर दैट। मुझे किसानों ने बड़ा ऑनर किया था, बड़ा ऑनर किया जब मैं रिटायर हुआ था। तो ये दिस वाज द टोटल radical change brought by Alcoholics Anonymous into being. That is what I say कि this is the tribute to Alcoholics Anonymous, not to any individual. अनिल कुमार की बात नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, ये गुण तो है सिर्फ Alcoholics Anonymous के। तो शायद ही, अब देखिए, शायद ही ऐसा कोई दुख या कठिनाई हो जिसको हम हल नहीं कर सके। और डॉक्टर शिल्पा ने भी कहा था, इनके पास हजारों ऐसी समस्याओं का समाधान होगा,
भविष्यवाणी की थी। आज एनए, निकोटिन एनोनिमस, सेक्स एनोनिमस, को डिपेंडेंस एनोनिमस, सारी की सारी हमसे ही उधार लेके चला रहे हैं। इसमें बिल्कुल हमारे पास खजाना है। Al-Anon, they are all got the 12 step and 10 petition borrowed loan from Alcoholics Anonymous. Those same fundamentals expanding to many anonymous, many fellowships, और बड़ा बढ़िया चल रही है, बड़े लोगों को बड़ा राहत मिल रही है। तो अब वो बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में जहाँ सिल्वर काम करते थे, वो दूसरा क्लीवलैंड, वो भी क्योंकि ये बनी नहीं थी, वैसे क्लीवलैंड में, एक्रोन में, न्यूयॉर्क में धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हो गए थे। और वो जब तक दूसरा एडिशन बना था किताब का, तो काफी ज्यादा उसका प्रसार हो गया था। तो अब शराब में डूबे लोगों का कोई प्यार नहीं करता। हमारा ऐसे लोगों से संघर्ष, देखो शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ था। बिल और बॉब ने बड़ी दिक्कत, पहले 1.5-2 साल में 6-7 आदमी इकट्ठे हुए थे। और बिल तो ये लोग शादियों को अपने घरों में ले आते थे, उनकी सेवा भी करते थे, इनकी पत्नियां रोटी भी देती थी, उनको रोटी खिलाती थी, और वो कई बार इनका फर्नीचर तोड़ देते थे, कारपेट को आग लगा दी। एक बंदे ने तो बिल के घर में गैस पाइप को वो लेके अपनी आत्महत्या कर दी थी। बाद में पता चला वो बिल के सारे कपड़े वो डाल दिया करते थे। बिल और बॉब ने इन शराबियों के लिए बहुत काम किया। तभी उन्होंने बाद में महसूस किया कि कई बारी शराबियों को अपने घर में रखना अच्छा नहीं होता। वो बाद में जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें अकल भी आती जाती है हमें। तो आप कहते हैं हम भाईचारे में, वी आर नॉट ग्रमलॉट, हम उदास लोग नहीं है। हम रोते हुए बिल ने आगे लिखे हैं, हम पहले के एक जमाना था, हमारी आंखों में आंसू ही रहते थे, हमारी पत्नियों के, बच्चों के, लेकिन अब हम रोए को भैया, हमें भगवान ने हम इतना बड़ी देन दे दी है। भगवान ने हमें शराब छीन लिया, हमारे अवगुण छीन लिए हैं, भगवान ने हमें खुशियां दे दी हैं, इतना उत्साह दे दिया। हर दिन हमारे लिए उत्सव है, एवरी डे इज ईद फॉर अस, दिवाली फॉर अस, क्रिसमस फॉर अस। हमें रोए क्यों भैया, हमें तो उत्सव मनाने के दिन है। दुख हो तब भी हम हंसते हैं, अपने दुखों पे भी हम हंस सकते हैं। हमारी ताकत है। सुधीर बैठे, इनकी मदद की रहती, स्टिल इन द मीटिंग, मैंने देखा अगले दिन भी मीटिंग में थे। दिस इज द पावर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो हमारे रोम रोम में 24 घंटे विश्वास का होना जरूरी है। दिस इज द मैसेज विद विल वॉन्ट। ईश्वर का विश्वास, ये तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं, जरूरत तो ऑन कर लिया, नहीं है तो ऑफ कर दिया। गॉड द फेथ शुड रन इन एंड आउट अस। हमारे रोम रोम में भगवान का विश्वास होना चाहिए। ये कोई ऑन ऑफ वाली बात नहीं है। सुख हो दुख हो, ईश्वर का सहारा ही, आसरा ही हमारे लिए सबसे बड़ी देन होगी। हमें हमें राम राज्य बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। इटोपिया वी नॉट नीड फाइंड आउट एनीवेयर। इस जो मैसेज बिल और एबी के बीच में 1934 के नवंबर में उसकी किचन में जो 2 बातें कर रही थी, वही बातें आज हम इतने सारे इकट्ठे ऑनलाइन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। बातें वही हैं, बातों में कोई फर्क नहीं। दो शराबी अकेले जब जब बॉब और बिल करे थे या एबी करे थे, when two alcoholics meet with the purpose of not drinking, they don't drink। पर्पस तो वही है। दो शराबी मिलेंगे सिर्फ ये कि हम नहीं पिएंगे और वो नहीं पिएंगे, ये एक धारणा जिसको जो जो एबी और बिल कर रहे थे, वही आज पिंक सिटी कर रहा है, वही प्रयास ग्रुप कर रहा है, वही हजारों ग्रुप दुनिया में वही कर रहे हैं, वही अनिल कर रहा है, वही राजेश कर रहा है, वही प्रमिला कर रही है। दिस इज वॉट यू। हमें राम राज्य ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारा राम राज्य है, हमारा इटोपिया, हमारा स्वर्ग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते पर ही है। पर ये रास्ता है दोस्तों, ये छतरी नहीं है। दिस इज नॉट ए ढांग, इसको ये रास्ता है। 12 कदमों का अभ्यास, 12 कदमों को जीवन प्रणाली बनकर अपनाना चाहिए। मेरी नए मेंबरों से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है, जितनी जल्दी हो सके स्पॉन्सर लीजिए, बिग बुक उठाइए, मीटिंगों में जाइए, लेकिन 12 कदमों को करिए, इनको करिए, जीवन में अपनाइए, इनका अभ्यास कीजिए। पढ़ने से नहीं होंगे, इनको जीवन में लागू करिए। छठा सातवां आगे आगे पढ़े जाएंगे तो धीरे धीरे इस प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू करिए। मैं ये जानता हूँ, ना सिर्फ आप शराब से आराम से, आपको शराब का कभी थॉट भी नहीं आएगा। शराब है कि नहीं है, यू आर इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। आप निष्पक्षता में आ जाओगे और आपके जीवन में बिल्कुल शांति, सेरेनिटी, आत्म शांति और शांति वो आपके जीवन में आएगी। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दावा है। थैंक यू वेरी मच राजेश, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच।